हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रबंधन या मैनेजमेंट का एक प्रारंभिक वीडियो आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ये हमारा क्या शुरुआती वीडियो है मैनेजमेंट का, जिसे हम कहेंगे क्या सामान्य प्रबंधन या फिर जनरल मैनेजमेंट। तो आप हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रबंधन होता क्या? प्रबंधन का मतलब होता है दूसरों से कार्य करवाने की कला। प्रबंधन का मतलब क्या होता है? दूसरों से कार्य करवाने की कला होती है, ना कि खुद काम करने की। खुद काम करने वाले तो मजदूर होते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत दूसरों से काम करवाया जाता है। तो एक प्रबंधक कभी भी सारा काम खुद नहीं करता है। आप इसे याद रखेंगे। जो प्रबंधक होता है या मैनेजर होता है, वो कभी भी सारा काम खुद नहीं करता। उसका मुख्य कौशल या उसकी एक्सपर्टीज किस में होती है कि वह अपनी टीम के सदस्यों की क्षमताओं को पहचाने। जो उसकी टीम में होंगे, उनकी टीम के सदस्यों की क्षमता को पहचाने और उनसे बेहतरीन तरीके से काम निकलवाए। वही एक असली मैनेजर है, वही सच्चा मैनेजर है, जो सारा काम खुद ना करके बल्कि क्या है, अपनी टीम के सदस्यों की क्षमता को पहचान के उनसे बेहतरीन तरीके से काम करवा सके। वही असली मैनेजर या फिर प्रबंधक है। तो मैनेजमेंट क्या है या प्रबंधन क्या होता है? दूसरों से काम करवाने की कला होती है। तो इस टॉपिक या इसकी सीरीज के अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे, उसके अंदर हम यही देखेंगे कि दूसरों से किस प्रकार से काम करवाया जाता है, उनको कौन कौन सी समस्याएं आती है, कौन कौन सी बातें उनसे संबंधित होती है। बात करें प्रबंधन, तो प्रबंधन क्या होती है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन क्या होती है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। मतलब कि प्रबंधन या मैनेजमेंट कोई जादू नहीं होता या फिर अचानक घटना होने वाली कोई घटना नहीं होती है। प्रबंधन क्या, ना तो कोई जादू होता है, ना ही कोई अचानक घटने वाली कोई घटना होती है। बल्कि ये क्या होती है? एक सोची समझी प्रक्रिया या प्रोसेस होता है, जिसमें क्या पहले से ही तय कर देते हैं, जिसमें पहले से ही तय कर दिया जाता है कि क्या करना है। इस बात को हम कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि क्या करना है ये पहले से तय कर दिया जाता है, इसे हम कहते हैं प्लानिंग। फिर काम के लिए चीजें और लोग जुटाए जाते हैं। जो प्लानिंग की गई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चीजें और लोग जुटाए जाते हैं, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, जिसे व्यवस्थित करना कहते हैं। और अंत में लोगों को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या लोगों को जो हमारे उनके नीचे लगे हुए हैं, उनके साथ लगे हुए हैं, अधीनस्थ है, उनको क्या सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका मतलब है, मतलब है हमारे मार्गदर्शन या डायरेक्टिंग। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे क्या प्रबंधन एक प्रक्रिया होती है जिसमें खास खास तीन चीजें होती है। कौन-कौन सी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्ट। क्या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग। आप इसे याद रखेंगे। योजना, व्यवस्थित करना और मार्गदर्शन। योजना का मतलब है कि क्या करना है, ये तय किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग या व्यवस्थित करने का मतलब है कि जो आपने पहले तो तय कर लिए क्या करना है। फिर काम के लिए जो चीजें और संसाधन और जो लोग जुटाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। और लास्ट में क्या लोगों को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसे हम कहते हैं मार्गदर्शन या फिर डायरेक्टिंग। अब हम देखेंगे प्रबंधन के 2 महत्वपूर्ण कौन-कौन से स्तंभ हैं। बात करें और 2 प्रबंधन के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। आप इसे याद रखें कौन-कौन से? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इनकी बात करें। तो प्रबंधन में केवल काम पूरा करना काफ़ी नहीं होता है। काम तो कोई भी पूरा कर दे, लेकिन महत्वपूर्ण होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो प्रबंधन में केवल काम पूरा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पूरा करना ज़रूरी है। काम पूरा करना ज़रूरी नहीं, बल्कि क्या उसे सही तरीके से पूरा करना ज़रूरी है। और इन दोनों अवधारणाओं को इस प्रकार से समझ सकते हैं, कौन-कौन से? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता, एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता। अब बात करें इफेक्टिवनेस या प्रभावशीलता क्या होता है? सही काम करना। क्या? सही काम करना। और कुशलता, एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को सही तरीके से करना। तो दोनों के मतलब अलग-अलग है और ये हमारे प्रबंधन में दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये क्या हमारे महत्वपूर्ण स्तंभ है किसके? प्रबंधन के। सबसे पहले आता है हमारा प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, जिसका मतलब होता है सही काम करना। इसका सीधा संबंध हमारे परिणाम और समय से होता है। किससे होता है? परिणाम क्या आया है और उसको उस परिणाम को आने में कितना समय लगा। क्या परिणाम क्या आया और परिणाम को लाने में कितना समय लगा, इस चीज पे ध्यान दिया जाता है। कि यदि किसी कर्मचारी को 1 महीने में 1000 यूनिट बनाने का लक्ष्य दिया जाए, कि उसे कहा जाए कि आप 1 महीने के अंदर 1000 चीज बना दीजिए, चाहे वो मोबाइल की मान लीजिए, कि किसी कर्मचारी को कहा गया कि आप 1 महीने में 1000 मोबाइल बना दीजिए, ये उसको लक्ष्य दे दिया गया। अब उसे ठीक 1 महीने में पूरा कर लेता है। क्या उसे 1 महीना दिया गया और 1 महीने में उसने पूरा कर दिया, तो वह इफेक्टिव है, मतलब प्रभावी है। क्यों? क्योंकि उसे जो टारगेट दिया गया, लक्ष्य दिया गया, वो उसने पूरा कर दिया। इसमें इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता कि उस काम को करने में पैसा कितना लगा, उसने खर्चा कितना कर दिया, कितनी चीजें बर्बाद कर दी, इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता इफेक्टिवनेस में। तो क्या कि उस काम को करने में कितनी लागत है, इस बात पे कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। बस उसको जो लक्ष्य दिया गया, क्या उसने उस लक्ष्य को पूरा कर दिया,
ये हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रभावशीलता के अंदर। दूसरा आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को सही तरीके से करना। इसका सीधा संबंध होता है लागत, कॉस्ट और संसाधनों के इस्तेमाल से, कि जो लक्ष्य दिया गया है उसको पूरा करने में उसको कितना पैसा, मतलब क्या कॉस्ट आई है, क्या लागत आई है। पैसा ही ज़रूरी नहीं है, वहाँ पैसे की बहुत सारी चीज़ें होती है, पैसा, पूँजी, श्रम, ब्याज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान में रखा जाता है जब भी हमारे किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इसमें जो एफिशिएंसी या कुशलता होती है, तो इसमें किन-किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है? तो इसका सीधा संबंध हमारा लागत मतलब कॉस्ट और संसाधनों का इस्तेमाल मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन से होता है। जैसे हमने पिछला उदाहरण देखा था कि किसी भी कर्मचारी को 1000 यूनिट को बनाने का लक्ष्य दिया गया था। अब वही कर्मचारी 1000 यूनिट बनाने में कच्चे माल की कम से कम बर्बादी करता है क्या? 1000 माल तो बना दिया। 1000 मोबाइल का उदाहरण देखा था तो 1000 मोबाइल उसने बना दिए। लेकिन उसके बनाने के लिए उसने सबसे कम से कम संसाधन इस्तेमाल किए और बर्बाद भी बहुत कम किया है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाई है और कम खर्च में उस काम को पूरा किया है, जो हमारे टारगेट दिया गया था, उस काम को कम से कम खर्च में किया है। तो वह एफिशिएंट कहलाएगा, मतलब वह कुशल कारीगर या कुशल कर्मचारी कहलाएगा। तो 2 मूल स्तंभ हो गए कौन-कौन से? एक तो हमारा इफेक्टिवनेस और एक हमारी क्या? एफिशिएंसी। तुलनात्मक उदाहरण के रूप में देखें तो मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में एक दिन में 100 ऑर्डर शर्ट बनाने का ऑर्डर मिल गया। कोई फैक्ट्री है, उसको ऑर्डर मिला कि आपको 100 शर्ट बनानी है। कब? कितने? 1 दिन के अंदर। अब यदि मैनेजर क्या है, मज़दूरों को डबल शिफ्ट में काम करवाए, कि मैनेजर के मज़दूरों से डबल शिफ्ट में काम कराए। अब डबल शिफ्ट में काम करने से क्या होता है, दिन में तो क्या होता है, लाइट की ज़रूरत नहीं है। लाइट मतलब रोशनी की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी होती है। लेकिन डबल शिफ्ट में क्या रात में भी काम करेंगे, तो रात में काम करेंगे तो आपको उजाले के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, जो अलग से खर्चा करना पड़ेगा। जिससे हमारी बिजली और ओवरटाइम का खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मूल टाइम होता है, उसका पैसा तो मज़दूर को दिया जाता है। लेकिन वो कम होता है, लेकिन यदि ओवरटाइम करेंगे तो ओवरटाइम की रेट ज़्यादा होती है। तो ओवरटाइम और बिजली की वज़ह से जो शर्ट बनाने का खर्चा है, वो बढ़ जाएगा। 100 शर्ट बनाने वो, और फिर क्या है, ऐसा करके वो 100 शर्ट बनवा लेता है। तो प्रबंधन के प्रभावी तो है, इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन एफ़िशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जो बाद का खर्चा आया है, उसका ज़्यादा आया है शुरुआती की बजाय। एक सफल व्यवसाय के लिए मैनेजर को समय पर काम पूरा करना होता है और खर्च भी न्यूनतम करना होता है। दोनों ही चीज़ें हैं। काम भी समय पर पूरा होना चाहिए, साथ ही साथ क्या, खर्चा भी कम से कम हो। अब हम देखेंगे प्रबंधन की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो प्रबंधन के स्वभाव और विशेषताओं को 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं। या प्रबंधन का कैसा स्वभाव है या फिर उसकी कैसी विशेषता है, उसमें मूल रूप से 3 बिंदु काम आते हैं। पहली बात आती है सतत प्रक्रिया। कभी भी प्रबंधन या मैनेजमेंट ये नहीं सोचता कि मैंने जो प्रबंधन हाथ में लिया है वो बंद हो जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यवसाय बंद नहीं होगा। ये सोच के प्रबंधन आगे से काम करता है। बल्कि ये सोचता है कि ये आगे बढ़ता जाएगा और काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा। इसका मतलब ये एक सतत प्रक्रिया, मतलब कंटीन्यूअस प्रोसेस है। प्रबंधन ऐसा कोई काम नहीं है। क्या? प्रबंधन कोई ऐसा काम नहीं है जिसे एक बार करके छोड़ दिया जाए। क्या? एक बार करके इसे छोड़ नहीं सकते। और ये क्या है, एक साइकिल की तरह, एक चक्र की तरह हमेशा चलता रहता है। जैसे आप सोचेंगे कि किसी भी कर्मचारी को 100 शर्ट बनाने का टारगेट दिया गया, तो ऐसा नहीं कि ये काम हुआ और काम खत्म। अगले दिन का फिर टारगेट मिलेगा, परसों दिन का फिर टारगेट मिलेगा। हो सकता है 100 टारगेट शर्ट बनाने का टारगेट उसने पूरा कर दिया तो कल को 101 का मिलेगा, फिर 102 का मिलेगा, या फिर कंटीन्यूअस 100 का मिलता रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रबंधन है, एक चक्र की तरह हमेशा चलता रहता है। आप योजना बनाते हैं, फिर उसे लागू करते हैं। वही प्रबंधन में क्या करते हैं, पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसे लागू की जाती है। लागू करने में कोई समस्या आती है, तो उन समस्याओं को सुधारा जाता है। और सुधारने के बाद फिर से अगले लक्ष्य के लिए नई योजना बनाई जाती है, और ये चक्र कभी भी रुकता नहीं है और ये चक्र चलता रहता है। अब दूसरा हमारा इस बिंदु आता है खास इसकी प्रकृति या नेचर को देखने का, ये होता है हमारा गोल ओरिएंटेड। ये सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, मूल तो क्या होता है, लक्ष्य बनाया जाता है और लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब लक्ष्य उन्मुख। तो हर संगठन किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनता है, क्योंकि जितने भी संगठन बनाए जाएंगे, चाहे सरकारी संगठन हो चाहे निजी संगठन हो, तो कोई भी संगठन हो किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाए जाएँगे। जैसे किसी अस्पताल का लक्ष्य क्या होता है? मरीजों का इलाज करना। कोई मोबाइल कंपनी है, उसका लक्ष्य क्या होता है? कि उसे मोबाइल बनाना है और मोबाइल बेच के मुनाफ़ा कमाना है। तो हर कंपनी, हर संस्था, हर व्यवसाय का एक ही लक्ष्य होता है। एक ही लक्ष्य क्या, कोई न कोई लक्ष्य होता है, इसी वजह से वो बनाए जाते हैं। प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन का एक काम क्या होता है, एकमात्र काम, जो लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं, जो पहले से हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी ऊर्जा को एक ही दिशा में लेके आना है। उनकी ऊर्जा को क्या करना है, एक दिशा में लाना है ताकि वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
और आपको ये पता होना चाहिए कोई भी सरकारी हो चाहे निजी संगठन हो, यदि उसके पास लक्ष्य नहीं है, तो कभी भी प्रबंधन काम नहीं कर सकता। क्योंकि प्रबंधन का लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? लक्ष्य निर्धारित करना, ताकि तभी तो उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्य उन दूसरे प्रकृति है। तीसरी बात करें तो हमारे जो प्रकृति है, नेचर की बात करें, तीसरा आता है हमारा अदृश्य शक्ति। मैनेजमेंट कभी भी दिखाई नहीं देता। मैनेजमेंट या प्रबंधन क्या कभी भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब और एक प्रभावशाली शक्ति भी होता है। मैनेजमेंट या प्रबंधन क्या एक प्रभावशाली शक्ति भी होता है, साथ ही साथ क्या वो कभी दिखता भी नहीं है। तो इसे हम कहेंगे अदृश्य शक्ति, इनटेंजिबल फोर्स। प्रबंधन कोई भौतिक वस्तु जैसे कोई मशीन है या इमारत जैसी चीज नहीं होती, जिसे हम ना तो आंखों से देख सकते हैं, ना ही हाथों से छू सकते हैं। लेकिन उसकी उपस्थिति केवल संगठन के कामकाज में महसूस की जा सकती है। यदि संगठन के अंदर कामकाज बढ़िया तरीके से हो रहा है, इसका मतलब उसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरह से काम कर रहा है। और यदि नहीं है, इसका मतलब मैनेजमेंट खराब तरीके से काम कर रहा है। ये केवल महसूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक अदृश्य शक्ति होती है। उदाहरण के लिए देखें कि यदि किसी कंपनी में कर्मचारी खुश है, कोई कंपनी है जिसके सारे के सारे कर्मचारी खुश है, सारा काम व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, कर्मचारी भी खुश है, काम भी व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, ऑर्डर समय पे मिल रहे हैं, ऑर्डर समय पे पूरे भी हो रहे हैं, कंपनी भी मुनाफा कमा रही है, तो अपने आप ही सब महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे कि यहाँ का प्रबंधन क्या है, बहुत ही अच्छा है। इसके उल्टा देखिए कि चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, कंपनी भी घाटे में है, तो इससे साफ-साफ पता चलता है कि इसका तो मैनेजमेंट ही घपलेबाज है, मैनेजमेंट ही खराब है। तो ये क्या है, एक अदृश्य शक्ति है, जो केवल महसूस की जा सकती है, देखी या छुई नहीं जा सकती। तो इस तरह हमने नेचर देखा प्रबंधन की। तो प्रबंधन का नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो इसके हमारे 3 बिंदु हैं कौन-कौन से? एक तो सतत प्रक्रिया है, एक हमारा गोल ओरिएंटेड है और एक हमारा क्या अदृश्य शक्ति है। अब हम देखेंगे प्रबंधन के स्तर और उनके कार्य। प्रबंधन के स्तर और उनके कार्यों की बात करें, तो किसी भी संगठन का ढांचा एक पिरामिड की तरह होता है। क्या होता है? पिरामिड की तरह होता है। इसका मतलब है कि टॉप लेवल पे तो कर्मचारी होते हैं कम और नीचे के लेवल पे होते कर्मचारी ज़्यादा। इसे कहते हैं हम पिरामिड के स्तर पे होना, मतलब इस तरह का होना कि यहाँ तो कर्मचारी होते ज़्यादा, क्यों? क्योंकि लंबी लाइन है और यहाँ छोटी लाइन है, मतलब ऊपर की जैसे-जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएँगे, कर्मचारी की संख्या होती जाएगी कम। उसी प्रकार ज़िम्मेदारी की बात होती है कि नीचे के लोग क्या होते हैं, लोग तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन पे ज़िम्मेदारी कम होती है। जैसे-जैसे ऊपर की तरफ जाएँगे तो ज़िम्मेदारी बढ़ती जाएगी और क्या है कर्मचारी की संख्या कम होती जाएगी और ज़िम्मेदारी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि जो मैनेज कोई भी संगठन है उसका ढांचा क्या होता है, पिरामिड की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पिरामिड की तरह होता है। जैसे-जैसे हम पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते जाएँगे, प्रबंधकों की संख्या कम होती जाएगी। क्या? प्रबंधकों की संख्या कम होती जाएगी, लेकिन उनके अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाएगी। आप इसे याद रखेंगे। जैसे कि सबसे निचले लेवल पे होते हैं कौन से हमारे? नॉन सुपरवाइज़री, मतलब ऐसे जिनको आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। छोटे-मोटे कर्मचारी जैसे सफाई कर्मचारी या फिर छोटे-मोटे कोई मशीन साफ़ करने वाले या मशीन चलाने वाले, कंप्यूटर चलाने वाले, टाइपिस्ट या छोटे कर्मचारी की बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ये संख्या में कम होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले इस नॉन सुपरवाइजरी के मुकाबले इनके पास ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। इसके बाद होता है हमारा मिडल मैनेजमेंट और सबसे ऊपर होता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज़ होते हैं, तो ये क्या है संख्या में बहुत कम होते हैं, लेकिन इनके पास ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है कंपनी को चलाने की। तो जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएँगे, तो हमारे कर्मचारी की संख्या तो कम होती जाएगी, लेकिन ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अब हम देखेंगे इनके स्तर के बारे में। स्तर में देखेंगे सबसे टॉप लेवल पे होता है कौन-सा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो शीर्ष स्तर की बात करें इसकी, तो ये संगठन का मस्तिष्क होता है। जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ये हमारा क्या होता है? संगठन का मस्तिष्क होता है और ये स्तर क्या है? संगठन के अस्तित्व और कल्याण के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होता है। यदि कंपनी है या कोई भी संगठन है, यदि वो डूब रहा है, खराब हो रहा है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन माना जाएगा? टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होगा, उसी को ज़िम्मेदार माना जाएगा। इसीलिए ये संगठन का मस्तिष्क कहलाता है और ये पूरी तरह से ज़िम्मेदार होता है किसके लिए? संगठन के अस्तित्व मतलब सर्वाइवल के लिए और कल्याण के लिए। अब बात करेंगे हमारा जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, ये क्या कार्य करता है, इसकी बात करें। तो पहला कार्य ये करता है हमारे संसाधनों को जुटाना, क्योंकि हमने जो लक्ष्य तय किए हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या जिन-जिन संसाधनों की ज़रूरत होती है, तो हमारा टॉप लेवल लेवल मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, उन संसाधनों को जुटाना, असेंबलिंग रिसोर्सेज़। तो हमारे व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक रूप से धन, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम फाइनेंस कहते हैं। स्थायी संपत्तियाँ जैसे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और प्रमुख अधिकारी, इन सब की व्यवस्था करने का काम कौन करता है? हमारे टॉप लेवल का मैनेजमेंट। तो पहला विशिष्ट कार्य है उनका संसाधन जुटाना है, असेंबलिंग रिसोर्सेज़।
दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम होता है हमारा बजट का अनुमोदन करना। क्यों? क्योंकि पैसा तो आ गया लेकिन पैसे को किस एरिया में कितना-कितना खर्च करना है, इसका अनुमोदन करना मतलब अप्रूव करने का काम भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। यदि वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, तो पैसा अवितरित हो जाएगा। अवितरित का मतलब है किसी क्षेत्र में तो ज़्यादा हो जाएगा और किसी क्षेत्र में कम हो जाएगा खर्च। तो इसमें बजट का अनुमोदन करने का काम करेगा कौन? हमारा टॉप लेवल का मैनेजमेंट। तो विभिन्न विभागों के द्वारा बनाए गए बजटों को पास करने का काम भी हमारे कौन करता है? टॉप लेवल का मैनेजमेंट। फिर पर्यावरण का विश्लेषण की बात करें एनवायरनमेंट एनालिसिस। ये व्यावसायिक पर्यावरण में हो रहे जो बदलाव है जिसे जिस तरह हम देखें पिस्टल तकनीक होती है उनका अध्ययन करना और भविष्य की जो रणनीतियां है, उसको बनाना। तो हमारे क्या जो पर्यावरण का विश्लेषण है जिस मतलब कोई भी संगठन है कोई भी संस्था है जो बनाई गई है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अब ये देखिए अब आसपास का माहौल बदल रहा है। जैसे मान लीजिए को पहले मोबाइल चलते थे और वो कौन से चलते थे? कीपैड वाले मोबाइल चलते थे। लेकिन माहौल बदल गया, पर्यावरण बदल गया और अब क्या है हमारे टच के मोबाइल चल रहे हैं। और यदि कंपनी कीपैड के मोबाइल बनाती है तो मार्केट में नहीं बिकेंगे। तो माहौल बदल गया तो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही तय करता है कि किस तरह से हमें भविष्य की रणनीतियाँ बनानी है और नए-नए जो प्रयोग है कंपनी के अंदर करने हैं। तो हमारे इस तरह से देख सकते हैं हम जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके 3 कार्य मुख्य-मुख्य कौन-कौन से? एक तो संसाधन जुटाने का, उनके बजट के अनुमोदन का, तीसरा हमारे पर्यावरण के विश्लेषण का। अब बात आता है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, जो हमारे मध्यम स्तर का जो मैनेजमेंट है उसकी बात करें। तो ये शीर्ष स्तर के द्वारा जो बनाई गई योजनाएँ होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट योजनाएँ बनाता है, उन योजनाओं को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। क्या? जो योजनाएँ हमारे शीर्ष स्तर मतलब टॉप लेवल पे बनाई जाती है, उनको वास्तविकता में बदलने के लिए वाला काम करते हैं। इसीलिए इनको निष्पादक या एग्ज़ीक्यूटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? निष्पादक या फिर एग्ज़ीक्यूटर्स कहते हैं। और ये अपने विशिष्ट विभाग जैसे हमारे उत्पादन, विपणन, मानव संसाधन इनके हेड होते हैं क्योंकि इनको सबको एक-एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे क्या हर व्यक्ति को क्या एक-एक मैन जो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है उसको उसका हेड बना देते हैं। वो एग्जीक्यूटर्स होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं योजनाएँ बनाई जाती है टॉप लेवल पे उनको लागू करने का काम ये करते हैं। जैसे हमारे को बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे हमने उदाहरण में देखा कि उत्पादन, विपणन, मानव संसाधन इस तरह से बहुत सारे विभाग बन जाते हैं। बात करें हमारे मिडिल लेवल के मैनेजमेंट है, ये कौन-कौन से कार्य करते हैं? बात करें कार्यों की, पहला कार्य आता है नीतियों की व्याख्या करना। जो टॉप लेवल पे नीतियाँ बनी है, उनकी व्याख्या करने का मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ तो व्याख्या करने का काम करते हैं। तो शीर्ष प्रबंधन की जटिल नीतियों को क्योंकि टॉप लेवल पे नीतियाँ तो बनाई जाती है, वो शॉर्ट बनाई जाती है। शॉर्ट मतलब कम शब्दों में बनाई जाती है, लेकिन उसको ठीक तरह से समझाने का काम करते हैं हमारे मिडिल लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो शीर्ष प्रबंधन की जटिल नीतियों को आसान भाषा में निम्न स्तर के प्रबंधकों को समझाना। क्या? शीर्ष प्रबंधन की जटिल जो नीतियाँ होती है, उनको आसान भाषा में निम्न स्तर के जो प्रबंधक है, उनको समझाने का काम करते हैं कौन? हमारे एग्जीक्यूटिव्स या फिर हमारे मिडिल लेवल के मैनेजमेंट। दूसरा होता है हमारा कर्मचारी की नियुक्ति करना, जैसे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। अपने विभाग के लिए योग्य जो कर्मचारी होते हैं, क्या अपने विभाग के लिए योग्य कर्मचारी को चुनाव करने का काम भी यही करते हैं। तीसरा आता है हमारा समन्वय या कोऑर्डिनेशन। तो संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी विभाग है, अलग-अलग विभाग है, उनके बीच तालमेल बैठाने का काम भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स या फिर हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मुख्य 3 काम होते हैं, कौन-कौन से? एक तो नीतियों की व्याख्या करना, दूसरा हमारा कर्मचारी की नियुक्ति करना और तीसरा हमारा समन्वय या कोऑर्डिनेशन करना। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा लेवल। तीसरा लेवल आता है कौन-सा हमारा? पर्यवेक्षीय स्तर या निम्न स्तर, लोअर सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल की बात करें। तो जो सबसे नीचे लेवल होता है, 3 ही लेवल होते हैं। बात करें ना प्रथम पंक्ति के मैनेजमेंट या फिर हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम पंक्ति के मैनेजर्स, प्रबंधक कहा जाता है। बात करें इनकी तो काम की असली गुणवत्ता और मात्रा, क्या काम की असली गुणवत्ता और मात्रा काफ़ी हद तक इन्हीं पे निर्भर करती है। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, कि काम की गुणवत्ता कैसी होगी और काम कितना किया जाएगा। तो इन सब पर ये सब किस पे निर्भर करता है? हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स पे निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि सीधे-सीधे क्या हमारे वर्कर्स, श्रमिक होते हैं, इनसे जाके जुड़ते हैं। मतलब यही उनके ऊपर होते हैं, यही ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रथम पंक्ति के प्रबंधक या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहा जाता है। अब बात करेंगे जो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है, जिन्हें हम क्या कहते हैं ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स कहते हैं। ये कौन-कौन से कार्य करते हैं? कार्य की बात करें तो पहला कार्य होता है गुणवत्ता और सुरक्षा, क्वालिटी और सेफ्टी का। पहला कार्य क्या होता है हमारा? क्वालिटी और सेफ्टी का इनका मुख्य कार्य होता है। तो उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना और कारखाने में जितने भी हमारे श्रमिक हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। क्या?
उत्पाद की तो गुणवत्ता बनाए रखना और कारखानों में जो श्रमिक होते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम होता है हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का। दूसरा हमारा उनकी यदि कोई शिकायतें हो तो उन शिकायतों का निवारण करना क्योंकि उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस मतलब श्रमिकों की रोजमर्रा की जो समस्याएं जिनको कर जो काम करने के दौरान उनको आ रही है और शिकायतों को सुनना, जो शिकायतें करेंगे उनको सुनना, उन्हें हल करना, यदि उनसे हल नहीं हो रही तो उनको ऊपर के लेवल तक पहुंचाने का काम वो करते कौन हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फिर अनुशासन मतलब डिसिप्लिन बना के रखना तो कार्यस्थल पर कर्मचारी के बीच अनुशासन और अच्छी समझ बनाए रखना। ये कार्यस्थल पर कर्मचारी के बीच क्या अनुशासन और अच्छी समझ बनाए रखना ये हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के कार्य है। तो इस तरह हमने देख लिया कौन कौन से कार्य होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के। तो ये हमारे पहला कार्य होता है गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा शिकायतों का निवारण करना, नई सुलझे आपसे तो ऊपर के लेवल तक पहुंचाना और अनुशासन बनाए रखना। अब हम देखेंगे प्रबंधकीय कौशल। क्या ये तो हमने स्तर देख लिए, कौन क्या देख लिया स्तर देख लिया प्रबंधन के स्तर। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे प्रबंधकीय कौशल। प्रबंधकीय कौशल की बात करें जिसे कहते हैं मैनेजर स्किल्स। अब किसके अनुसार रॉबर्ट कॉट्स के अनुसार, किसके अनुसार रॉबर्ट कॉट्स के अनुसार मैनेजरियल स्किल्स या प्रबंधकीय कौशल क्या है। तो रॉबर्ट कॉट्स ने क्या है हमारे 1970 के दशक में ये साफ-साफ बताया था। रॉबर्ट कॉट्स ने क्या बताया था 1970 के दशक में साफ-साफ कह दिया था कि एक सफल प्रबंधक बनने के लिए कोई भी एक सफल मैनेजर या प्रबंधक बनना चाहता है तो उसके लिए केवल किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है। यदि वो पढ़ लिख के किताबें पढ़ के परीक्षा पास करके आता है तो ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए उसके पास 3 कौशल या 3 स्किल होनी ज़रूरी है। कितनी? उसके बाद 3 स्किल होनी ज़रूरी है जिनका व्यावहारिक महत्व क्या है वो उन्होंने बताया। कौन-कौन सी 3 स्किल होनी चाहिए बात करें। पहली स्किल होनी चाहिए किसके अनुसार रॉबर्ट कॉट्स के अनुसार। पहली स्किल होनी चाहिए उसके पास वैचारिक कौशल होना चाहिए मतलब कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए। जिससे बात करें तो इसे हेलीकॉप्टर व्यू भी कहा जाता है। जो वैचारिक कौशल होता है इसे हम क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर व्यू भी कहते हैं। और बात करें इसकी तो यह क्या है समस्याओं के मूल कारणों को पहचानने, अवसरों को भांपने और इसे समझने की क्षमता होती है। ये क्या होती है हमारी हेलीकॉप्टर व्यू क्या होता है कि इसका मतलब होता है ऊपर-ऊपर से देखना जिसे बर्ड आई व्यू कहते हैं या फिर हेलीकॉप्टर व्यू कहते हैं मतलब ऊपर से आप पूरा जैसे एरिया देखते हैं। जैसे कोई मंत्री जी आते हैं, कहीं बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में हमारे नीचे से नाव लेके नहीं जाते वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं और पूरा एरिया देखते हैं कि बाढ़ ने किन-किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसे हम क्या कहेंगे हेलीकॉप्टर व्यू। तो हमारे क्या जो मैनेजर होता है उसका भी व्यू कैसा होना चाहिए हेलीकॉप्टर व्यू। जिसमें हमारे वो क्या करेगा समस्याओं के मूल कारणों को पहचानेगा, अवसरों को मापेगा कि मतलब जो कौन-कौन से अवसर हैं और ये समझने की क्षमता होती है कि संगठन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कैसे प्रभावित करता है। मतलब एक हिस्से को दूसरा हिस्सा किस तरह से प्रभावित करता है, इस चीज़ को देखने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो यही हमारे क्या वैचारिक कौशल कहलाएगा। उसके बाद दूसरा कौशल होना चाहिए मानवीय कौशल जिसे ह्यूमन या इंटरपर्सनल स्किल कहेंगे। बात करें इसकी तो प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? दूसरों से काम करवाना होता है। खुद काम करना नहीं होता है बल्कि क्या दूसरों से काम करवाना होता है मैनेजर या प्रबंधक का अर्थ। इसलिए क्या इस जो मैनेजर होगा उसके पास प्रभावी संचार होना चाहिए मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए। टीम निर्माण मतलब टीम बिल्डिंग, संघर्ष समाधान मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन। संघर्ष समाधान का मतलब 2 कर्मचारियों में यदि लड़ाई हो जाए, तो मैनेजर की ज़िम्मेदारी होती है उनके जो संघर्ष है, जिस बात को उनके बीच विवाद है, जिस बात की वजह से उस विवाद को समाधान करे। और सहानुभूति, यदि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है या कोई समस्या हो जाए, तो उसपे एक क्या कहते हैं सहानुभूति या एम्पैथी ये सारे गुण होने चाहिए जो मानवीय गुण होते हैं, ये मैनेजर के अंदर होने चाहिए। तो इसके लिए बात करें कौन-कौन से गुण होने चाहिए? एक प्रभावी संचार का, टीम निर्माण का, संघर्ष समाधान का, सहानुभूति का। तो इस तरह के हमारे जो मानवीय गुण हैं, ये हमारे के अंदर किसके अंदर होने चाहिए? मैनेजर ये के अंदर होने चाहिए। तो ये भी हमारे क्या है, जो हमारे मानवीय कौशल के हिस्से हैं। एक कठोर या फिर कोई घमंडी प्रबंधक है, जो मैनेजर है कैसा है? कठोर है या फिर घमंडी है? तो कभी भी अपनी टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं निकाल सकता। यदि मैनेजर या प्रबंधक क्या है? कठोर है या फिर घमंडी है, तो वो कभी भी अपनी टीम से क्या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं निकाल पाएगा। तीसरा कौशल आता है हमारा कौन-सा? तकनीकी कौशल या तकनीकी कौशल की बात करें, तो ये किसी विशेष प्रक्रिया, उपकरण या तकनीक का विशिष्ट ज्ञान होता है कि कभी भी क्या मैनेजर तभी ठीक तरह से काम कर सकता है, नीचे वाले से काम करवा सकता है, तो उसको भी काम करना आता हो। ऐसा नहीं है कि केवल वो कहे जैसे कोई सेठ है, ये मज़दूर 4 मज़दूर है, चारों मज़दूर को कहता है बहुत बढ़िया काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो और वो सेठ है उसको खुद को ही नहीं पता काम के बारे में। यदि उसको काम के बारे में नहीं पता तो कुछ भी नहीं करा सकता।
तो इस तरह हमने देखा सेठ का उदाहरण देखिए कि सेठ को यदि काम के बारे में नहीं पता तो वह नीचे वाले का जो कर्मचारी हैं, उनसे भी काम नहीं करवा पाएगा। तो हमारा जो मैनेजर होता है, वो तभी कर्मचारी से काम करवा सकता है, जब उसके पास क्या वो नॉलेज हो। तो ये क्या एक विशेष प्रक्रिया, उपकरण या तकनीक का विशिष्ट ज्ञान होता है कि जैसे एक अकाउंटिंग मैनेजर जो अकाउंटिंग मैनेजर होता है, को बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। एक आईटी जो सुपरवाइज़र होता है, उसको कोडिंग की समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह केवल नीचे वालों से काम करवाना उसके पास योग्यता हो, बल्कि उसके पास क्या खुद के पास भी योग्यता होनी चाहिए। यदि उसके पास खुद के पास योग्यता नहीं है, तो जो कर्मचारी है वो उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो हमारे रॉबर्ट कॉट्स के अनुसार 3 मुख्य योग्यताएँ उसके अंदर होनी चाहिए। चौथी एक खास योग्यता होती है, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो होती है हमारी कौन-सी? निदानात्मक या विश्लेषणात्मक कौशल। किसी भी समस्या के लक्षणों को देख के उसकी असली बीमारी को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी समस्या आ जाए संगठन के अंदर, तो संगठन के अंदर जो समस्या है तो उस समस्या के लक्षणों को देख के उसकी असली बीमारी की पहचान करना और उसे दूर करने का प्रयास करना। तो रॉबर्ट कॉट्स के अनुसार तो 3 ही कौशल बताए गए थे, लेकिन चौथा एक्स्ट्रा कौशल है वो कौन-सा निदानात्मक या विश्लेषणात्मक कौशल। अब हम देखेंगे जो स्तर जो हमने देखे थे 3 स्तर देखे थे और कौशल देखे थे, इनके बीच में क्या संबंध है? मतलब रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स एंड स्किल्स की बात करें, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो किसी भी स्तर के प्रबंधक को कौन से कौशल से उसके अंदर ज़्यादा होने चाहिए? बात करें कौन-कौन से? मतलब कौन से स्तर के प्रबंधक है जिसमें कौन से कौशल होने चाहिए। बात करें मानवीय कौशल पिरामिड के तीनों स्तर पर समान रूप से होने चाहिए। मानवीय कौशल तो क्या है हमारे रॉबर्ट कोट्स के अनुसार बताए थे मानवीय कौशल ये हमारे पिरामिड के तीनों स्तर टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल तीनों लेवल पे हमारे क्या समान रूप से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर स्तर पर प्रबंधक को इस इंसानों के साथ ही काम करना पड़ता है। क्या? कोई भी स्तर हो, तो हर स्तर पे क्या प्रबंधक या मैनेजर को इंसानों के साथ ही काम करना होता है। जैसे-जैसे प्रबंधक नीचे से ऊपर की ओर पदोन्नत या प्रमोट होता जाता है, जो प्रबंधक है, मैनेजर है, नीचे से ऊपर की तरफ प्रमोट होता जाता है, उसकी तकनीकी कौशल की आवश्यकता कम होती जाती है। उससे क्या जैसे टॉप लेवल पे जाता जाता है तो उसके तकनीकी ज्ञान की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, तकनीकी ज्ञान की कौशल की आवश्यकता कम से कम पड़ती है। लेकिन वैचारिक कौशल की आवश्यकता उसके पास ज़्यादा हो जाती है, मतलब इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किसकी? जैसे-जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएँगे, तो तकनीकी कौशल की आवश्यकता कम पड़ती है और वैचारिक कौशल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। जैसे एक सीईओ को कोडिंग आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सीईओ है उसको कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल कंपनी का भविष्य के बारे में सोचना होता है। सीईओ को क्या कंपनी के भविष्य के बारे में सोचना होता है, न कि हमें उसे तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। अब पिरामिड के निचले स्तर पे देखें, तो वैचारिक कौशल की ज़रूरत कम से कम होती है। जैसे हमारे कोई सफाई कर्मचारी है या फिर डीईओ है या फिर कोई टाइपिस्ट है, उसको क्या है कंपनी के भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना है। उससे तो केवल उसको जो काम दिया गया है उसके बारे में सोचना है कि उसे वो काम आता है या नहीं आता, आता है तो वो किस तरह से करता है। तो हमारे निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, उनके पास वैचारिक कौशल की आवश्यकता कम होती है, जबकि मशीनरी और प्रक्रियाओं को सँभालने के लिए जो तकनीकी कौशल है, उसकी आवश्यकता उसके पास ज़्यादा होती है। तो इस तरह हमने कौशल और स्तर दोनों का आपसी संबंध देख लिया। अब कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वैसे तो सिलेबस से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है कि हेनरी मिट्सबर्ग इनकी 10 प्रबंधकीय भूमिकाएँ कौन-कौन सी है? या हेनरी मिट्सबर्ग की 10 प्रबंधकीय भूमिकाएँ कौन-कौन सी है, उनकी बात करें। तो हेनरी मिट्सबर्ग कनाडा के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रबंध विशेषज्ञ और शिक्षाविद थे। क्या? जो हेनरी मिट्सबर्ग थे, ये हमारे क्या थे? कनाडा के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रबंधक जो विशेषज्ञ थे, साथ ही साथ क्या शिक्षाविद भी थे। तो 1970 के दशक में उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो हमारे कई सीईओ है, शीर्ष प्रबंधक, उनके रोज़मर्रा के जो काम का बहुत ही करीबी से उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि एक प्रबंधक वास्तव में पूरा दिन क्या-क्या काम करता है। हमारे एक मैनेजर है, उन्होंने बताया मैनेजर के बारे में बताया कि एक प्रबंधक क्या है, हमारे वास्तव में पूरा दिन क्या कार्य करता है। तो बात करें पहले तो ऐसा माना जाता था कि प्रबंधक केवल योजना बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, फिर उनको नियंत्रित करते हैं। पहले ऐसे माना जाता था कि प्रबंधक क्या करते हैं, पहले केवल योजना बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं और नियंत्रित करते हैं। मतलब 3 ही काम है उनके पास, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन मिट्सबर्ग ने ऐसा देखा कि असल ज़िंदगी में प्रबंधकों का काम तो और भी ज़्यादा होता है, केवल ये 3 काम होता है कि उनका काम क्या है, सीमित नहीं है। वे क्या हमारी परिस्थितियों के अनुसार दिन भर में अलग-अलग तरह की भूमिकाएँ रोल्स अदा करते हैं। बिल्कुल एक जो फ़िल्म होती है तो फ़िल्म में जो हमारा हीरो होता है उसकी तरह। जैसे वो फ़िल्म में हर 10 मिनट के अंदर उसके पास नया रोल आ जाता है, उसी प्रकार का हमारा जो मैनेजर प्रबंधक होता है उसके पास भी संगठन में नया-नया रोल आ जाता है। तो उसी तरह उसे अलग-अलग किरदार निभाने पड़ते हैं।
मिट्सबर्ग ने क्या किया, प्रबंधकों के काम को 3 श्रेणियों में बाँटा और उनकी 10 भूमिकाएँ बताई। 10 तो रोल बताए और कैटेगरी कितनी की? 3। पहली कैटेगरी की उन्होंने कौन-सी? अंतरव्यक्तिक भूमिका। कौन-सी? अंतरव्यक्तिक भूमिका जिसे इंट्रापर्सनल रोल कहते हैं, इंटरपर्सनल रोल कहेंगे। बात करें इसकी तो ये भूमिकाएँ क्या होती है? सीधे तौर पे जो अन्य लोग होते हैं, अन्य लोगों में हमारे कर्मचारी भी आ सकते हैं, ग्राहक भी आ सकते हैं या फिर बाहरी लोग भी आ सकते हैं। तो ये भूमिकाएँ क्या होती है? सीधे तौर पे अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने और बातचीत करने से जुड़ी होती है। ये भूमिका किससे जुड़ी होती है? अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने और उनके साथ बातचीत करने से जुड़ी होती है। अब बात करें इसके अंदर, ये तो हमारा रोल हो गया। बात करें इसके अंदर कौन-कौन से कार्य होंगे, तो हमने देखे थे 10 भूमिकाएँ। 10 भूमिकाएँ कौन-कौन सी? पहली भूमिका आती है जो हमारा मैनेजर और मुखिया का रोल अदा करता है। किसका? मुखिया या फिर प्रतीकात्मक अध्यक्ष की भूमिका अदा करता है। बात करें इसकी, तो प्रबंधक को अपने विभाग या कंपनी के मुखिया के रूप में कई कानूनी, सामाजिक और जो रस्मी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो निभानी पड़ती है। कौन-कौन सी हमारी कानूनी हो, सामाजिक हो या रस्मी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो निभानी पड़ती है। किसके रूप में? कंपनी के मुखिया के रूप में या अपने विभाग के रूप में। जैसे हमारे कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है किसी भी कंपनी में, तो कंपनी का सीईओ नहीं जाता है या फिर कोई भी एक व्यक्ति जाता है। कंपनी से एक व्यक्ति को भेजा जाता है, किसी भी मिडल, लो या टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उसके किसी सदस्य को भेजा जाता है। तो वह क्या है? कंपनी के मुखिया के रूप में काम करता है, क्या प्रतिनिधि या मुखिया के रूप में वहाँ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, तो किसी नए ऑफिस का रिबन काटना, किसी कर्मचारी की शादी में कंपनी की तरफ से शामिल होना या ऑफिस के आए किसी महत्वपूर्ण जो वीआईपी है उस अतिथि का स्वागत करना। तो वह क्या है? इस किस तरह से काम करता है? वो हमारे कंपनी के मुखिया के रूप में काम करता है। दूसरा बात करें लीडर के रूप में, नेता के रूप में बात करें। नेता के रूप में काम कार्य की बात करें, भूमिका की, तो नेता के रूप में क्या भूमिका है? तो इस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है नेता के रूप में भूमिका। तो इसमें हमारे प्रबंधक को अपनी टीम का मार्गदर्शन करना होता है। जो टीम बनाई गई है, उसका मार्गदर्शन करने का काम कौन करता है? हमारे मैनेजर करता है। उदाहरण के रूप में देखें तो कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित करना, कि वो डिमोटिवेट ना हो जाए, उनको मोटिवेशन देते रहना, उन्हें ट्रेनिंग देते रहना, उनके काम का मूल्यांकन करना और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना कि वे संगठन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या ये सुनिश्चित करना कि वो संगठन को लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक टीम की तरह काम करे। किसकी तरह काम करे? एक टीम की तरह काम करे। तीसरा आता है हमारा संपर्क अधिकारी के रूप में। ये हम रोल देख रहे हैं कि संगठन के अंदर जो मैनेजर है, क्या कौन-कौन से रोल अदा करते हैं। संपर्क अधिकारी मतलब लाइज़निंग की बात करें, तो इसमें हमारे प्रबंधक को अपनी टीम के बाहर के या इसमें प्रबंधक को क्या अपनी टीम के बाहर के लोगों के साथ संबंधों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना पड़ता है। क्या टीम के बाहर के जो लोग हैं, उनके साथ संबंधों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना होता है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारा उत्पादन मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, उसके द्वारा हमारा मार्केटिंग विभाग के साथ मीटिंग करना या फिर हमारे जो बाहरी सप्लायर है, सरकारी अधिकारी, इनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, ताकि काम क्या सुचारू रूप से चलता रहे। तो हमारा तीसरा रोल आता है हमारा कौन-सा? संपर्क अधिकारी लाइज़निंग के रूप में। अब बात करें हमारी दूसरी भूमिका की, ये आती है हमारी कौन-सी? सूचनात्मक भूमिका, इन्फॉर्मेशनल रोल्स की बात करें, तो एक प्रबंधक अपने संगठन का नर्व सेंटर होता है। एक प्रबंधक क्या होता है? अपने संगठन का नर्व सेंटर होता है और इन भूमिकाओं में जानकारी को प्राप्त करना और उन्हें सही लोगों तक पहुँचाना शामिल होता है। क्या करना होता है इसके अंदर? हमारा नर्व सेंटर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा मस्तिष्क है, इसका मुख्य काम क्या होता है? सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। तो हमारे मैनेजर भी क्या करता है? सूचना या जानकारी को प्राप्त करता है और उसे सही लोगों तक पहुँचाता है। बात करें इसमें कौन-सा रोल अदा करेगा? सबसे पहले निरीक्षक, मॉनिटर की। क्या निरीक्षक या मॉनिटर की भूमिका अदा करना। तो प्रबंधक क्या लगातार अपने उद्योग, बाज़ार और कंपनी क्या प्रबंधक क्या अपने उद्योग, बाजार और कंपनी के अंदर की जो स्थितियाँ हैं, उस पे पैनी नज़र रखता है, ताकि नई-नई जानकारी इकट्ठी की जा सके। उदाहरण के लिए देखें, जैसे रोज़ाना न्यूज़पेपर को पढ़ना, उद्योग की जो मैगज़ीन आती है, जो हमारी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स होते हैं, उनको पढ़ना, प्रतिस्पर्धी होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इनकी चालों पर नज़र रखना और क्या हमारी टीम से काम करवाना। क्या टीम से काम करवाना। तो इस तरह हमारा देखें, तो हमारा जो मैनेजर होता है, ये क्या करता है? पैनी नज़र रखता है। तभी वो क्या संगठन को आगे बढ़ा पाएगा। अगला हमारा रोल होता है कौन-सा? प्रसारक का। कौन-सा? प्रसारक का। डेसिस मेट्रो की बात करें, तो प्रसारक की बात करें, जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रबंधक ने क्या जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रबंधन ने हमारे मॉनिटर के रूप में इकट्ठी की है, क्या मॉनिटर के रूप में उन्होंने उस जानकारी को इकट्ठा कर लिया, उससे वो क्या करेगा? अपनी टीम के कर्मचारियों तक पहुँचा देगा। जो उनके टीम के कर्मचारी है, उनके टीम के कर्मचारी तक पहुँचाना
क्यों? क्योंकि अक्सर कर्मचारियों को बाहरी दुनिया की तक सीधी पहुँच नहीं होती। जो कर्मचारी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो इसी तरह उन्होंने मॉनिटर के रूप में जो सूचना इकट्ठी की है, उस सूचना को वो अपनी टीम के कर्मचारियों तक पहुँचाएगा। क्यों? क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए, कर्मचारियों के साथ मीटिंग करके अपनी कंपनी की जो-जो नई-नई नीतियाँ हैं, उनके बारे में बताना या किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में ईमेल करने का काम कौन करता है? हमारा मैनेजर करता है। किस रूप में? प्रसारक के रूप में। अगला रोल आता है हमारा प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन का। प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन की बात करें, तो जब प्रसारक के रूप में जानकारी अपनी टीम को दे दी जाती है, क्या? प्रसारक के रूप में जानकारी अपनी टीम को दी जाती है, तो उसे डेसिस मैटर कहा जाता है। लेकिन जब प्रबंधक अपनी कंपनी की जानकारी बाहरी दुनिया को देता है, अंदर की बजाय अब कहाँ दे रहा है? बाहर दे रहा है, तो उसे प्रवक्ता या स्पोक्स पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवक्ता या फिर स्पोक्स पर्सन कहेंगे। उदाहरण के लिए देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को कंपनी के नए-नए प्रोडक्ट है, उसके बारे में बताना या फिर शेयरधारक, जो स्टॉक शेयर होल्डर्स है, इनकी मीटिंग में कंपनी के मुनाफे की जानकारी देना। तो आप इसे याद रखेंगे, स्पोक्स पर्सन क्या करता है? बाहरी दुनिया को जानकारी देता है। बात करें तीसरी भूमिका आती है हमारे कौन सी? निर्णयात्मक भूमिका, जिसे डिसिजनल रोल्स कहते हैं। तो जानकारी इकट्ठा करने के बाद प्रबंधक को उस जानकारी का उपयोग करके, जो भी जानकारी उसने इकट्ठी की है, तो उस जानकारी का उपयोग करके वह संगठन के हित में महत्वपूर्ण डिसीजन या फैसले लेता है। जैसे रोल की बात करें तो कौन सा फैसला आएगा? पहला, उद्यमी या एंटरप्रेन्योर के रूप में। उद्यमी के रूप में देखें तो प्रबंधक हमेशा इस बात की तलाश में रहता है। प्रबंधक क्या हमेशा इस बात की तलाश में रहता है कि कंपनी को बेहतर कैसे बनाया जाए, कि कंपनी को बेहतर कैसे बनाया जाए। वह क्या नए-नए आइडिया लेके आता है, नवाचार मतलब इनोवेशन करता है। तो कंपनी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए जो नए-नए आइडिया आएँगे, उसको लेके आएगा और साथ ही साथ इनोवेशन करता रहेगा कंपनी के अंदर। उदाहरण के रूप में देखें तो बाजार में किसी नए अवसर को देख के, कि बाजार में कोई नया अवसर देखा, ने तो नए अवसर को देख के नए-नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का फैसला लेना या फिर उत्पादन को किसी पुरानी मशीन से हटा के, या पुरानी मशीन उत्पादन की कोई पुरानी मशीन है, उसको हटा करके नई और जो आधुनिक तकनीक वाली मशीन है, वो कंपनी के अंदर लगा देना, फैक्ट्री के अंदर लगा देना, जिससे क्या उत्पादन बढ़ जाए। तो इसे हम कहते हैं उद्यमी या एंटरप्रेन्योर रोल। 8वां रोल आता है हमारा अशांति निवारक या फिर समस्या समाधानकर्ता के रूप में। तो कोई भी व्यवसाय कि बिना समस्याओं के नहीं चलता। हर व्यवसाय में कभी न कभी समस्या आती रहती है। जब कोई अचानक संकट या अप्रत्याशित समस्या आ जाती है, जब कोई अचानक संकट आ जाता है या फिर अप्रत्याशित समस्या आ जाती है, तो प्रबंधक को क्या तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। इसे हम कहते हैं शांति निवारक या समस्या समाधानकर्ता के रूप में। उदाहरण के लिए देखिए, यदि कर्मचारी अचानक हड़ताल पे चले जाएँ, स्ट्राइक पे चले जाएँ या फिर फैक्ट्री में आग लग जाए या फिर कोई बहुत बड़ा ग्राहक अचानक अनुबंध तोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे किसी से, हमने जैसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, लेकिन ग्राहक ने कस्टमर ने क्या कॉन्ट्रैक्ट और तोड़ दिया। तो प्रबंधक को इन संकटों का तुरंत सुलझाना पड़ता है, कि वो तुरंत देखना पड़ता है कि ग्राहक ने ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ थी, कौन से कारण थे जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो तुरंत काम पे लग जाता है कौन? हमारा मैनेजर। फिर आता है हमारा संसाधन वितरक। क्या संसाधन वितरक की बात करें, रिसोर्स एलोकेटर की बात करें, क्या रिसोर्स एलोकेटर की बात करें, तो किसी भी कंपनी के पास, कोई भी कंपनी होगी तो किसी भी कंपनी के पास संसाधन, जैसे हमारा पैसा, समय, मशीन, कर्मचारी, ये सब होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? सीमित। क्या होते हैं? सीमित होते हैं। सब कंपनियों के पास पैसा, समय, मशीनें, कर्मचारी सीमित होते हैं। चाहे आप सोचें कि अडानी अंबानी है, इनके पास तो पैसे खूब है, लेकिन उनसे जब पूछे कि आपके पास पैसा कितना है, तो वो बोलेगा भैया हमारे पास तो लिमिटेड पैसा है, ज्यादा पैसा नहीं है। तो प्रबंधक ये तय करता है कि किसे क्या और कितना मिलेगा? संसाधन हो, चाहे पैसा हो या मशीन हो या चाहे कर्मचारी हो। तो मैनेजर ही तय करता है कि किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में कितना पैसा, कितना समय, कितनी मशीनें, कितने कर्मचारी मिलेंगे, ये तय करेगा कौन? प्रबंधक। तो संसाधक वितरक के रूप में काम करता है हमारा मैनेजर। उदाहरण के लिए देखें तो ये तय करना कि मार्केटिंग विभाग को विज्ञापन के लिए कितना बजट दिया जाएगा या फिर कर्मचारी को कौन-सा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ये तय करने का काम होता है हमारा मैनेजर का। फिर नेगोशिएटर या वार्ताकार की बात करें तो प्रबंधक क्या है? कंपनी के फायदे के लिए, प्रबंधक क्या हमारे कंपनी के फायदे के लिए संगठन के अंदर और बाहर के लोगों से, क्या कंपनी के फायदे के लिए संगठन के अंदर और बाहर के लोगों से मोल भाव या फिर सौदेबाजी मतलब निगोशिएशन करता है। उदाहरण के लिए देखें तो किसी नए सप्लायर से कच्चे माल की कीमत कम करवाने के लिए मोल भाव करना, क्या
किसी नए सप्लायर से कच्चे माल की कीमत कम करवाने के लिए मोल-भाव करना या फिर लेबर यूनियन के नेताओं के साथ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का समझौता करना। तो इस तरह हमारा नेगोशिएटर या वार्ताकार के रूप में काम करता है। और ये 10 रोल हमने देखे किसके अनुसार? हमारे मिट्सबर्ग के अनुसार। निष्कर्ष के रूप में देखें तो मिट्सबर्ग का ये मॉडल ये साबित करता है कि प्रबंधन कोई एक सीधी रेखा काम नहीं होता, बल्कि मैनेजर दिन भर में अपनी कुर्सी पर बैठ के कई टोपियाँ बदलता रहता है, मतलब कई रोल अदा करता रहता है। कभी वो एक कठोर वार्ताकार के रूप में होता है, नेगोशिएटर के रूप में होता है, तो कभी वो प्रेरणादायक मतलब मोटिवेटर नेता के रूप में होता है। अब हम देखेंगे प्रबंध के कार्य, जो मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस की बात करें। तो प्रबंधन क्या है? किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने की एक निरंतर प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रबंधन क्या होता है? किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाने की एक निरंतर प्रक्रिया होती है। आधुनिक प्रबंधन के जनक कहे जाने वाले कई विद्वान हैं, जैसे हमारे कौन? कुंट्ज और ओडोनल। क्या? जो हमारे आधुनिक प्रबंधन के जनक कहे जाने वाले विद्वान हैं, कुंट्ज और ओडोनल। इन्होंने प्रबंधन के 5 मुख्य कार्य बताए। कितने? 5 मुख्य कार्य बताए। कौन-कौन से? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये हमारे प्रबंधन के सार है। किसके अनुसार? ओडोनल और कुंट्ज के अनुसार 5 मुख्य कार्य कौन-कौन से? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। एक-एक करके इन पाँचों कार्यों को देख लेते हैं। पहला कार्य आता है हमारा नियोजन, जिसे प्लानिंग कहते हैं। नियोजन या प्लानिंग की बात करें तो ये क्या कहलाती है? हमारी सोचने और तय करने की प्रक्रिया होती है। नियोजन की बात करें तो ये क्या होती है? सोचने और तय करने की प्रक्रिया है। तो नियोजन क्या है? प्रबंधन का सबसे पहला और प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन क्या होता है? प्रबंधन का सबसे पहला और प्राथमिक कार्य है। कोई भी अन्य कार्य तब शुरू हो सकता है तक कि जब तक कि कोई योजना न हो। तो आप इसे याद रखेंगे नियोजन की, प्लानिंग की। तो नियोजन क्या होता है? प्रबंधन का सबसे पहला प्राथमिक कार्य होता है। कोई भी अन्य कार्य तब तक शुरू नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी नया कार्य या अन्य कार्य तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि कोई योजना न हो। सरल शब्दों में देखें तो आज हम कहाँ खड़े हैं और भविष्य में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को पाटना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। कि आज तुम्हारे पास क्या है और भविष्य में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे क्या चाहिए? नियोजन या प्लानिंग चाहिए। फिर बात करें नियोजन का मतलब, नियोजन में आखिर शामिल क्या-क्या होता है? नियोजन में क्या-क्या शामिल करेंगे? पहली चीज़ शामिल होती है लक्ष्य को निर्धारित करना। तो सबसे पहले ये तय किया जाता है कि कंपनी को हासिल क्या करना है? कि कंपनी क्या हासिल करना चाहती है? जैसे इस साल की बिक्री में हमें क्या करनी है? 20% की वृद्धि करनी है। तो इस तरह के कुछ लक्ष्य डिसाइड किए जाते हैं। फिर पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग की बात करें, तो भविष्य की स्थितियाँ कि भविष्य में बाज़ार का हाल कैसा हो सकता है? ग्राहकों की कैसी-कैसी पसंद हो सकती है? इन सब का अंदाज़ा लगाया जाता है हमारे किसमें? नियोजन में, कि भविष्य की स्थितियों का अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर विकल्पों की खोज और चयन किया जाता है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के कई रास्ते हो सकते हैं। जो लक्ष्य तय किया गया है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के कई रास्ते हो सकते हैं। उन सभी रास्तों का विश्लेषण करना और जो सबसे बेहतरीन, सस्ता और कम जोखिम वाला जो विकल्प है, उसको चुनना। कि लक्ष्य को प्राप्त करने के जितने भी हमारे पास रास्ते हैं, उन सभी रास्तों का विश्लेषण करना, सबसे बेहतरीन, सस्ता और कम जोखिम वाला जो विकल्प होगा, उसको चुनना। जैसे उदाहरण के लिए देखिए तो एक मोबाइल कंपनी ये तय करती है, क्या? एक मोबाइल कंपनी तय करती है कि वह अगले 6 महीने में ₹15,000 की रेंज में एक नया स्मार्टफ़ोन 5G स्मार्टफ़ोन है, वो लॉन्च करेगी। एसजी नहीं है, 5G है। तो एक नया 5G फ़ोन लॉन्च करेंगी। इसके लिए बजट, तकनीक और समय सीमा की क्या? बजट, तकनीक और समय सीमा की पूरी योजना वो कागज़ पे तैयार करती है। दूसरा हमारा काम आता है कौन-सा? संगठन, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या? ऑर्गेनाइजिंग की बात करें जिसका मतलब होता है ढाँचा और व्यवस्था बनाना। पहला तो आपने प्लानिंग देख लिया, प्लानिंग के अंदर हमने देख ली कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, लक्ष्य निर्धारित करना, पूर्वानुमान लगाना, विकल्पों की खोज करना और चयन करना। और दूसरा आता है हमारा कौन-सा? संगठन, जिसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, जिसका मतलब ढाँचा और व्यवस्था बनाना। बात करें योजना बन जाने के बाद, जब योजना बन जाती है तो योजना बन जाने के बाद उसे हकीकत में बदलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। क्या? योजना बन जाने के बाद उसे हकीकत में बदलने के लिए क्या? संसाधनों की आवश्यकता होती है। और संगठन का अर्थ होता है योजना को लागू करने के लिए एक कार्यात्मक ढांचा, जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, ये तैयार करना। ये संगठन का अर्थ होता है। फिर बात करें संगठन मतलब ऑर्गेनाइजिंग की, तो इसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल होती है? पहला काम शामिल होता है हमारा काम का विभाजन करना, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। तो पूरे बड़े काम को छोटे-छोटे और प्रबंधकीय कार्यों में बाँटना। क्यों? क्योंकि हमें तो क्या करना है? 20% सेल्स बढ़ानी है। तो ऐसा तो है नहीं कि 20% सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ भी तय नहीं करेंगे। तो हमने प्लानिंग कर दी, प्लानिंग करने के बाद क्या करेंगे? जो बड़ा काम है, उसको छोटे-छोटे और प्रबंधकीय कार्यों में बाँट देंगे। दूसरा काम क्या शामिल होता है इसके अंदर? विभागीकरण मतलब डिपार्टमेंटलाइज़ेशन की बात करें,
तो एक जैसे कामों को एक समूह में रखना, अलग-अलग विभाग बनाना, जैसे उत्पादन विभाग बनाना, उत्पादन से संबंधित जो कार्य होंगे, वो उत्पादन विभाग में दे दिए जाएँगे, मार्केटिंग विभाग बनाना, एचआर विभाग बनाना, तो इस तरह बहुत सारे विभाग बनाए जाएँगे और उनसे संबंधित जो कार्य होंगे, उन विभागों को सौंप दिए जाएँगे। तीसरी चीज़ शामिल होती है इसमें अधिकार और ज़िम्मेदारी को सौंपना। तो ये तय करना होता है कि कौन-सा काम कौन करेगा, कौन-सी ज़िम्मेदारी कौन निभाएगा, किसका बॉस कौन होगा और कौन किसको रिपोर्ट बनाएगा। इस तरह से एक हायरार्की बनाई जाएगी। किसके अंदर? हर संगठन के अंदर। क्या-क्या? इसमें ये तय किया जाएगा कि कौन-सा काम कौन करेगा, किसका बॉस कौन होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो इस तरह से एक लंबी सी हायरार्की बनाई जाएगी। उदाहरण के लिए देखें तो स्मार्टफ़ोन लॉन्च करने की प्लानिंग के बाद कि जब हमने तय कर दिया कि एक 5G स्मार्टफ़ोन लॉन्च करेंगे जो भी 15,000 की रेंज में, तो उसके बाद कंपनी ये तय करेगी उत्पादन विभाग कौन बनाएगा, मार्केटिंग विभाग उसका विज्ञापन करेगा, फाइनेंस विभाग या वित्त विभाग इसके लिए पैसे की व्यवस्था करेगा। तो उनसे संबंधित जो विभाग है, उनकी ज़िम्मेदारी दे देंगे। तीसरा आता है नियुक्तिकरण जिसे स्टाफिंग कहते हैं मतलब सही व्यक्ति को सही काम पर रखना। या सही व्यक्ति को सही काम पर रखने की बात करें तो योजना भी बन गई और विभाग भी बन गए। लेकिन काम करने के लिए जीवित इंसानों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो काम क्या है कागजों में ही चल रहा है। उसको लागू करने के लिए जीवित इंसानों की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? नियुक्ति, स्टाफ। तो नियुक्तिकरण का अर्थ होता है संगठन के खाली पदों को योग्य व्यक्ति से भरना। जो भी खाली संगठन के खाली पद हैं, उनको योग्य व्यक्तियों से भरना और उन्हें लगातार बनाए रखना कि ये तय करना कि संगठन का कोई पद खाली ना रहे। बात करें नियुक्तिकरण की, तो नियुक्तिकरण में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती है, बात करें इसकी। तो पहला आता है हमारा भर्ती और चयन, जिसे कहते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। तो नौकरी के विज्ञापन निकालना, सबसे पहले क्या करेंगे नौकरी के विज्ञापन निकाले जाएँगे, लोगों के इंटरव्यू लिए जाएँगे और सबसे योग्य जो उम्मीदवार होगा उसको चुना जाएगा। किसको? सबसे योग्य उम्मीदवार को चुना जाएगा। फिर बात करें प्रशिक्षण और विकास की, किसकी? प्रशिक्षण, विकास या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करें, तो नए कर्मचारियों को काम सिखाना और पुराने कर्मचारियों के कौशल को समय-समय पे अपडेट करना। क्या? नए-नए जो कर्मचारी होंगे उनको जो इनको ट्रेन करना, साथ ही साथ जो पुराने कर्मचारी हैं, उनकी स्किल्स को लगातार अपडेट करना है, तो ये कार्य है। फिर प्रदर्शन मूल्यांकन और वेतन की बात करें, या प्रदर्शन मूल्यांकन वेतन की बात करें, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल और कंपनसेशन की बात करें, तो कर्मचारियों के काम की जाँच करना, उन्हें उचित वेतन देना, बोनस देना और उनको प्रमोशन देना, तो ये भी इसके अंदर आता है। उदाहरण के लिए देखिए, स्मार्टफ़ोन प्रोजेक्ट के लिए एचआर विभाग के में 50 नए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और 10 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यू लेकर उन्हें नौकरी पर रखता कौन? एचआर विभाग और उन्हें कंपनी के नियमों की ट्रेनिंग देता है, तो इसी के अंदर आता हो। चौथा आता है हमारा कौन-सा? निर्देशन, मतलब जिसे हम डायरेक्टिंग कहते हैं, मतलब काम को गति देना। क्या कहते हैं? काम को गति देना। तो नियुक्तिकरण के बाद लोग अपनी कुर्सियों पर जाके बैठ जाते हैं। जब एक बार स्टाफिंग हो गई, अपॉइंटमेंट हो गया, कर्मचारी आ गए तो वो जाके क्या कुर्सी पे बैठ जाएँगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। तो लेकिन काम करना वो तब शुरू होगा जब तक उन्हें कोई निर्देश ना दे, जब तक उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, बताएँगे नहीं करना क्या है, चाहे उन्हें कितना ही काम करना क्यों ना आता हो, कर्मचारी तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उन्हें ना बताया जाए कि उन्हें काम क्या करना है। तो निर्देशन का मतलब होता है कर्मचारी को ये बताना कि उन्हें क्या करना है। ये देखना कि उन्हें वो अपनी क्षमता से पूरा कर सकेंगे कि नहीं, उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम बताना, ये होता है निर्देशन। ये प्रबंधन का वो हिस्सा होता है जहाँ एक्शन करना शुरू होता है, मतलब एक्शन या शुरू होता है। फिर बात करें मैं निर्देशन की, तो निर्देशन में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती है, तो निर्देशन में हमारे मुख्य रूप से 4 चीज़ें शामिल होती है। जैसे पहला आता है हमारा पर्यवेक्षण, सुपरविज़न, तो कर्मचारियों के काम पे पैनी नज़र रखना और उन्हें गाइड करते रहना, यदि वो कहाँ अटकते हैं तो उन्हें गाइड करते रहना ताकि वो काम ठीक से कर सके। फिर संवाद और संचार की बात करें, तो जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं, तो प्रबंधन और कर्मचारी के बीच में, क्या प्रबंधन और कर्मचारी के बीच में विचारों और आदेशों का स्पष्ट रूप से आदान-प्रदान होना चाहिए, कि जैसे मैनेजर काम बताए कर्मचारी को, लेकिन इस तरह से बताए कि कर्मचारी को समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि क मैनेजर ने तो काम बता दिया और कर्मचारी के समझ में नहीं आ रहा कि काम क्या बताया है और क्या करना है, तो ऐसी गलतफ़हमी ना हो। इसके लिए क्या होना चाहिए? स्पष्ट रूप से संवाद या संचार होना चाहिए। तो कर्मचारी प्रबंधक के बीच में विचारों और आदेशों का स्पष्ट रूप से आदान-प्रदान होना चाहिए। फिर लीडरशिप या नेतृत्व की बात करें, तो कर्मचारी को इस तरह से प्रभावित करना, जो हमारा मैनेजर है, ये क्या करेगा कर्मचारी को इस तरह से प्रभावित करेगा कि वो खुद ब खुद स्वेच्छा से और उत्साह के साथ काम करें, ना कि उनके अंदर कोई निराशा आ जाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है।
फिर अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन की बात करें, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की बात करें तो कर्मचारियों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना। क्या? कर्मचारियों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना। जैसे हमारा पैसे का लालच देके, सम्मान देकर या अच्छी वर्किंग कंडीशन देके क्या? अभिप्रेरित करना कि उन्हें क्या? पैसे का लालच दिया जाए, कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी या फिर इंसेंटिव दे दिया जाएगा या फिर कुछ सम्मान दे दिया जाएगा या अच्छी वर्किंग कंडीशन दे दी जाएगी। तो इस तरह से उनके अंदर मोटिवेशन बनाए रखेंगे, जिससे क्या? कर्मचारी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। उदाहरण के लिए देखिए जैसे हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है, जिसे हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशन। तो मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है? अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि विज्ञापन कैसे बनाना है, जिसको हम कहते हैं सुपरविजन। तो कम्युनिकेशन देख लिया, सुपरविजन देख लिया कि हमारा मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा? टीम के साथ मीटिंग करेगा, इसको तो कम्युनिकेशन कहेंगे। फिर उन्हें ये बताएगा कि विज्ञापन कैसे बनाना है, इसे कहेंगे हम सुपरविजन। फिर उन्हें प्रेरित करेगा कि सबसे अच्छा आइडिया लाए, कि जो सबसे अच्छा आइडिया लाएगा उसे अवार्ड मिलेगा, इसे हम कहेंगे मोटिवेशन। और एक लीडर की तरह उसका मार्गदर्शन करेगा, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप। तो इस तरह एक ही उदाहरण में हमने चारों चीजें देख ली। पांचवी चीज आती है हमारी कौन सी? कंट्रोलिंग। क्या? कंट्रोलिंग, जिसका मतलब होता है जांचना और सुधार करना। क्या? जांचना और सुधार करने की बात करें तो नियंत्रण प्रबंधन का अंतिम कार्य होता है। नियंत्रण क्या होता है? प्रबंधन का अंतिम कार्य होता है, लेकिन ये चक्र को वापस नियोजन से जोड़ देता है। ये नियंत्रण जहां खत्म होता है वहां से वापस से नियोजन शुरू होता है। ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया होती है कि क्या वास्तविक परिणाम हमारे मूल योजना के अनुसार आ रहे हैं या नहीं। क्या जो वास्तविक परिणाम है, जो हमने योजना बनाई थी उसके अनुसार आ रहे हैं या नहीं। तो ये हमारे ये चेक करने की प्रक्रिया होती है। बात करें हमारे कंट्रोलिंग या नियंत्रण की, तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती है। बात करें इसमें आता है, पहली चीज़ आती है मानक तय करना। तो ये तय करता है कि सफलता मिली या नहीं। तो इसके लिए कौन-कौन से मानक तय किए जाएँगे कि सफलता आखिर कहेंगे किसे? कि जैसे कोई कंपनी ये लक्ष्य निर्धारित करती है कि हमें रोज़ 100 फ़ोन बनाने हैं, तो 100 फ़ोन बन रहे हैं या नहीं? तो पहले क्या है? मानक तय किए जाते हैं। नियंत्रण में पहला पहलू क्या होता है? मानक तय करना, जिससे पता चलता है कि सफलता किसे कहेंगे। कि जैसे हर दिन 100 फ़ोन बनने चाहिए, ये हमने मानक तय किया। फिर वास्तविक प्रदर्शन मापना, तो ये जाँचना कि असल में काम कितना हुआ। कि 100 तो हमने तय किया था कि 100 फ़ोन बनने ही चाहिए, लेकिन असल में केवल 80 ही फ़ोन बने। ये हमारा क्या? वास्तविक प्रदर्शन को मापना हुआ। फिर तुलना करना और उसमें कमियाँ ढूँढना। जैसे 100 फ़ोन बनाने का लक्ष्य था, 80 फ़ोन बने हैं, तो ये देखना कि 100 फ़ोन बने, तो इसका मतलब है तुलना करना और उसमें कमी ढूँढना। फिर जब कमी पता चल जाए, तो कमी पता चलने के बाद उसमें सुधारात्मक कदम उठाना, करेक्टिव एक्शंस लगाना। एक्शंस करना मतलब ये पता लगाना कि 20 फ़ोन तो कम बने, लेकिन क्यों बने? तो उन कारणों का पता लगाना, जैसे कि क्या मशीन खराब थी या कर्मचारी आए ही नहीं। तो इस तरह से जो समस्या है उनका पता लगाना और उस समस्या को तुरंत ठीक करना, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या ना हो। उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण तो वैसे ऊपर देख ही लिया है। यदि स्मार्टफ़ोन की बिक्री का लक्ष्य 1 लाख यूनिट था, लेकिन केवल 70,000 यूनिट ही बिके, तो प्रबंधन इसके कारण, जैसे कीमत क्या ज़्यादा थी, विज्ञापन खराब था, ऐसे कारणों का पता लगाएगा और ऐसा पता लगाकर अपनी अगली योजना मतलब प्लानिंग में उस चीज़ को सुधार करेगा। निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमने पाँचों के पाँचों कार्य देखे। ये वैसे तो देखें तो एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक सफल प्रबंधन क्या है? वो जो एक ही समय में इन सभी पाँचों कार्यों के बीच में बेहतरीन तालमेल मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। अब हम देखेंगे एक नया टॉपिक है एमबीओ। एमबीओ के मतलब होता है हमारे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन। इसकी बात करते हैं। तो एमबीओ क्या है? एमबीओ व्यवसाय अध्ययन जो बिजनेस स्टडीज है उसका एक ऐसा विषय होता है जो पढ़ने में जितना आसान लगता है, कॉर्पोरेट दुनिया में उसका उपयोग उतना ही ज्यादा और शक्तिशाली होता है। आप इसे याद रखेंगे। एमबीओ का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो एमबीओ की मूल अवधारणा और उसकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि वो मूल अवधारणा किस तरह से शुरू हुई थी और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारे सबसे पहले आते हैं कौन? पीटर एफ ड्रकर। तो पीटर एफ ड्रकर के दृष्टिकोण की बात करते हैं, कब का? 1954 का दृष्टिकोण की बात करते हैं। 1954 से पहले कंपनियों में काम करने का तरीका तानाशाही जैसा होता था, टॉप डाउन होता था। ऊपर से तुम्हारे मैनेजमेंट तय करता था कि नीचे क्या-क्या काम करने होते हैं। जिसका मतलब है बॉस आदेश देता है और बॉस क्या है? आदेश देता है और कर्मचारी क्या है? बिना किसी सवाल किए काम करते रहते हैं। तो कौन? हमारे पीटर एफ ड्रकर ये तय करते हैं कब कि 1954 से पहले मैनेजमेंट का क्या तरीका हुआ करता था, जिसे हम टॉप डाउन मेथड कहते हैं, जिसमें बॉस तो आदेश देता है और कर्मचारी बिना कोई सवाल किए काम करते हैं।
पीटर ड्रकर ने अपनी जो पुस्तक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में ये पुरानी सोच को बदल दिया। जो पुरानी सोच थी, इस पुरानी सोच को बदल दिया और एक नई सोच प्रस्तुत की, जिसे हम कहते हैं नई अवधारणा। तो ड्रकर ये कहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि कर्मचारी अच्छा काम करे, तो ड्रकर साहब क्या कहते हैं कि यदि आप चाहते हो कि कर्मचारी अच्छा काम करें, तो लक्ष्यों को उन पे थोपे नहीं। जो लक्ष्य बनाए गए हैं, लक्ष्य तो बनाना मैनेजमेंट का काम ही होता है, लेकिन जो लक्ष्य बनाए जाते हैं, तो कर्मचारी को लक्ष्य थोपे नहीं जाने चाहिए, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य खुद तय करने का मौका दिया जाना चाहिए। क्या? उन्हें अपना लक्ष्य खुद तय करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए एमबीओ में बॉस और कर्मचारी एक ही मेज पे आमने-सामने बैठे होते हैं। एमबीओ में क्या होता है? बॉस और कर्मचारी क्या एक आमने-सामने एक ही मेज पे बैठे होते हैं, चर्चा करते हैं और आपस में सहमति बना के लक्ष्य तय करते हैं। क्या करते हैं? आपस में सहमति बना के लक्ष्य तय करते हैं। अब आपसे पूछा जाए एमबीओ का अर्थ क्या होता है? मतलब मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव हुआ और एक मैनेजमेंट हुआ। 2 शब्द है, इनसे मिलके बनता है एमबीओ। जिसका सीधा-सीधा मतलब होता है कि संगठन में किसी भी कर्मचारी को उसके काम के घंटों या फिर दिखावे के आधार पे नहीं आँका जाना चाहिए। संगठन में किसी भी कर्मचारी को उसके काम के घंटों या फिर दिखावे के आधार पर नहीं आँका जाना चाहिए, बल्कि इस आधार पे आँका जाना चाहिए कि उसके द्वारा उसके उसने क्या अपने दिए गए उद्देश्यों में कितना प्राप्त किया है, जो भी उसके उद्देश्य या टारगेट दिए गए थे, उनमें से वो कितना प्राप्त करता है, उसके आधार पर उसको आँका जाना चाहिए। उदाहरण के लिए देखें तो एक सेल्समैन दिन में 10 घंटे ऑफिस में बैठा रहता है। एक सेल्समैन क्या दिन में 10 घंटे ऑफिस में बैठा रहता है। ये केवल एक काम है। क्यों? क्योंकि वो 10 घंटे तक बैठा था। लेकिन एमबीओ के तहत उसे लक्ष्य दिया जाता है कि इस महीने उसे कितनी 50 कारें बेचनी है। इसका मतलब है ये एक उद्देश्य है। क्या? ये उद्देश्य है। तो प्रबंधन का पूरा ध्यान केवल उसके उद्देश्य पे होगा कि उसने 50 कारें बेचनी थी और उसने कितनी बेची। फिर प्रोसेस ऑफ एमबीओ की बात करें, हमारे एमबीओ की प्रक्रिया की, तो एमबीओ कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये पूरे साल चलने वाला एक चक्र होता है। एमबीओ क्या एक दिन का काम नहीं होता, बल्कि ये क्या पूरे साल चलने वाला एक चक्र या फिर साइकिल होती है। चरण की बात करें तो हमारे इसके कुछ चरण होते हैं। जैसे पहले चरण में क्या किया जाता है? संगठन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो पहले क्या होता है? पहले चरण में संगठन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का शीर्ष प्रबंधन, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो हमारे सीईओ है, पूरे वर्ष के लिए एक बहुत बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य तय कर देते हैं। सीईओ या फिर टॉप मैनेजमेंट क्या करते हैं? पूरे वर्ष के लिए कंपनी का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य तय कर देते हैं। विस्तार की बात करें इसके बाद की, तो ये हवा-हवाई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, वो हवा-हवाई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये साफ-साफ स्पष्ट होना चाहिए। जैसे जो भी लक्ष्य है वो साफ-साफ बताया जाना चाहिए कि इस साल कंपनी के मुनाफे में 20% तक वृद्धि करनी है या फिर हमें कोई नई 5 ब्रांचें या शाखाएँ खोलनी है। तो इस तरह क्या जो भी लक्ष्य डिसाइड किए जाएँगे, वो हवा-हवाई नहीं होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए जिन्हें प्राप्त किया जा सके। दूसरे चरण में क्या किया जाता है? एमबीओ के अंदर कर्मचारी के उद्देश्य निर्धारित करना। क्या कर्मचारी के उद्देश्य निर्धारित करना दूसरे चरण में देखा जाता है। डिफाइंड एम्प्लॉयी ऑब्जेक्टिव्स, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। तो कंपनी के बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट के, कंपनी के जो बड़े लक्ष्य है उनको छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट के हर कर्मचारी को उसका हिस्सा दे दिया जाता है कि उसे क्या-क्या कार्य करना है। बात करें इस बात की, तो मैनेजर अपने कर्मचारी के साथ बैठता है। मैनेजर क्या करता है इसमें? कर्मचारी के साथ बैठता है, दोनों मिलके बहस करते हैं और एक यथार्थवादी जो रियलिस्टिक लक्ष्य तय करते हैं। दोनों मिलके क्या करते हैं? एक रियलिस्टिक लक्ष्य तय करते हैं। कर्मचारी कहते हैं कि मैं इस साल 50 नई मशीनें बेच सकता हूँ। कर्मचारी खुद आगे से कहेगा कि मैं इस साल क्या 50 मशीनें बेच सकता हूँ, तो बॉस कहता है बहुत बढ़िया, ठीक है? तो यही तुम्हारा इस साल का एमबीओ लक्ष्य है कि तुम्हें इस साल क्या 50 मशीनें बेचनी है और दोनों इस बात पे सहमति कर लेते हैं। इसीलिए हमारे जो कर्मचारी को उद्देश्य निर्धारित करना, डिफाइन एम्प्लॉयी ऑब्जेक्टिव्स, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जो दूसरे नंबर का चरण है। तीसरा चरण आता है हमारा प्रदर्शन और प्रगति की निरंतर निगरानी। क्या? प्रदर्शन और प्रगति की निरंतर निगरानी या कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की बात करें, तीसरे चरण में आता है। तो लक्ष्य तय कर देने के बाद 1 साल के लिए उन्हें भूल नहीं जाता है कि जैसे कर्मचारी ने कहा कि मैं इस साल 50 मशीनें बेच दूँगा, तो मैनेजमेंट कहेगा ठीक है, ये आपका एमबीओ हो गया, उद्देश्य हो गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहने के बाद उसको मॉनिटरिंग करना बंद कर देंगे। उसको देखा जाएगा 1 महीने में उसने कितनी बेची, 2 महीने में कितनी बेची, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह 12 के 12 महीने क्या उसका मॉनिटरिंग की जाएगी। तो मैनेजर हर महीने या हर तिमाही में कर्मचारी के काम की समीक्षा करता रहता है, कि हर महीने या फिर हर तिमाही या क्वार्टर में कर्मचारी काम की समीक्षा करता रहता है और वो ये देखता है कि क्या कर्मचारी सही रास्ते पे है। यदि कोई समस्या, जैसे हमारे कच्चे माल की समस्या होती है, इस तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही।
तो मैनेजर उसे तुरंत दूर करने की में मदद करेगा कि हमारी क्या है, जो मैनेजर हर महीने या फिर हर 3 महीने में कर्मचारी के काम की समीक्षा करता रहेगा और वो देखेगा कर्मचारी जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए थे, कर्मचारी ने खुद ने और मैनेजमेंट ने दोनों ने मिलके, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पे है या नहीं। यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे कोई समस्या आ रही है कि जैसे कोई कच्चे माल की कमी आ रही है, पैसे की कमी आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो मैनेजमेंट या मैनेजर क्या करेगा, उस समस्या को दूर करने में मदद करेगा। चौथा चरण आता है प्रदर्शन का मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करें, तो साल के अंत में कर्मचारी के वास्तविक प्रदर्शन का हिसाब किया जाता है। क्या होता है? साल के अंत में कर्मचारी के वास्तविक प्रदर्शन का हिसाब किया जाता है। बात करें तो यहाँ कोई व्यक्तिगत राय, पक्षपात नहीं चलता। जब वास्तविक प्रदर्शन का हिसाब किया जाता है, तो व्यक्तिगत राय या फिर पक्षपात नहीं चलता और ये देखा जाता है कि लक्ष्य क्या था, 50 मशीनें बेचने का, तो कर्मचारी ने क्या 50 मशीनें बेची या नहीं? तो ये सीधी-सीधी बात पता चलती है। यदि उसने 52 मशीनें बेच दी, 50 का लक्ष्य था, बेच कितनी 52, तो इसका प्रदर्शन कैसा माना जाएगा? उत्कृष्ट माना जाएगा। और यदि लक्ष्य 50 था और बेची कितनी 40 ही, तो इसका प्रदर्शन कम आंका जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और इसमें भाई-भतीजावाद नहीं चलता। 5वें चरण में आता है हमारा प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फीडबैक। क्या हमारे प्रतिक्रिया प्रदान करना हमारा 5वें चरण में आता है। तो मूल्यांकन करने के बाद मैनेजर क्या करता है, कर्मचारी को उसकी रिपोर्ट मतलब फीडबैक दिखाता है। तो हमारा मूल्यांकन करने के बाद मैनेजर क्या करता है, कर्मचारी को उसकी रिपोर्ट या फीडबैक दिखाता है। बात करें इसकी, तो इस मीटिंग में मैनेजर ये बताता है कि कर्मचारी ने कहाँ बहुत अच्छा काम किया है और अगली बार को उसे कहाँ सुधार करने की जरूरत है। तो इसमें हमारा मैनेजर क्या बताता है कि कर्मचारी ने कहाँ पे बहुत अच्छा काम किया और अगली बार उसे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। और ये हमारी एक खुली सकारात्मक चर्चा होती है। कौन सी? प्रतिक्रिया प्रदान करना, मतलब फीडबैक देते हैं ना, ये हमारी खुली और सकारात्मक चर्चा होती है। फिर प्रदर्शन को पुरस्कृत करना। क्या प्रदर्शन को पुरस्कृत करने की बात करें, रिवॉर्ड परफॉर्मेंस की बात करें, तो अच्छे काम को इनाम देना एमबीओ की सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि कर्मचारी क्या है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको इनाम देना क्या है, हमारे एमबीओ की सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विस्तार की बात करें, तो जिन कर्मचारियों ने अपने तय किए गए एमबीओ लक्ष्य को पूरा किया है, क्या जिन कर्मचारियों ने जो लक्ष्य तय किया था एमबीओ का, उन लक्ष्य को पूरा किया है, उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें प्रमोशन, बोनस या वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो उन्हें अगले साल के लिए क्या, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या है, उनको प्रमोशन, वेतन और बोनस दिया जाएगा ताकि उनका मनोबल बढ़ सके और वो आगे बढ़-बढ़ के काम कर सके। और यदि यदि अ, उनका प्रदर्शन औसत से कम निकला, जैसे 50 तय किया गया था, 40 ही निकला, तो ये पता लगाया जाएगा कि ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से उनका प्रदर्शन कम रहा। यदि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि उनको और भी कोई किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको सहायता दी जाएगी ताकि वो आगे बढ़ के अपना लक्ष्य अगले वर्ष पूरा कर सके। अब हम देखेंगे एमबीओ के फायदे और उनका महत्व। ये तो हमने देख लिया, एमबीओ के चरण देखे थे, अब देखेंगे एमबीओ के लाभ और उनका महत्व। बात करें लाभ की, तो कर्तव्य की स्पष्टता होती है, क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज आती है इससे, कि जब एक कर्मचारी सुबह ऑफिस आता है, क्या जब एक कर्मचारी सुबह ऑफिस आता है, तो उसे ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है कि आज मुझे क्या करना है। क्यों? क्योंकि यदि एमबीओ होता है, मतलब उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं, तो उसे साफ-साफ पता है कि आते ही उसे क्या काम करना है। जो उसे अपना लक्ष्य बिल्कुल रूप से स्पष्ट रूप से पता होता है। एमबीओ में क्या होता है, उसे अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होता है। फिर बात करें फेयर अप्रेज़ल की। किसके? निष्पक्ष प्रदर्शन मूल्यांकन या फेयर अप्रेज़ल की बात करें, तो एमबीओ क्या है, कर्मचारियों को ऑफिस की राजनीति से बचाता है। एमबीओ क्या करता है? कर्मचारी को ऑफिस की राजनीति से बचाता है कि बॉस इस बात पर आपको खराब रेटिंग दे सकता है कि आप उसकी पसंद नहीं हो। कई बार क्या होता है, कर्मचारी को बॉस पसंद नहीं है या बॉस को कर्मचारी पसंद नहीं है, हो जाता है कभी-कभी ऐसा। लेकिन ये बात है ना, उसके प्रदर्शन पे नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ एमबीओ के अंदर यही देखा जाता है कि उसने यदि लक्ष्य पूरे कर दिए, तो आप पसंद-नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि बॉस इस बात के ऊपर आपको खराब रेटिंग नहीं दे सकता कि बॉस को आप पसंद नहीं हो। मूल्यांकन सिर्फ़ और सिर्फ़ किस आधार पे होगा? आँकड़े और प्राप्त किए गए लक्ष्यों के आधार पे ही होगा, जिससे कि हमारे जो ऑफ़िस की राजनीति से है, उससे हमारे कर्मचारी बच जाते हैं। मतलब निष्पक्ष प्रदर्शन मूल्यांकन होता है, फेयर अप्रेज़ल होता है। फिर नौकरी का बेमेलपन दूर करना, अवॉइड्स जॉब मिसमैच की बात करें, जब लक्ष्य संयुक्त रूप से तय किए जाते हैं, मतलब कर्मचारी और मैनेजमेंट दोनों मिल के लक्ष्य तय करते हैं, तो कर्मचारी की क्षमता के अनुसार ही उसे काम दिया जाता है। क्या कर्मचारी की क्षमता के अनुसार ही उसे काम दिया जाता है? क्यों? क्योंकि कर्मचारी ने खुद ने तय किया है कि मैं ये काम कर पाऊंगा, तो किसी से भी उसकी क्षमता से अधिक काम की उम्मीद नहीं की जाती। जो उसने तय कर दिया, उतना ही लक्ष्य दिया जाता है, जिससे कोई भी भ्रम पैदा नहीं होता।
फिर प्रेरणा, प्रतिबद्धता की बात करें, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट की बात करें, तो यह इंसान का मनोविज्ञान होता है। क्या? यह इंसान का मनोविज्ञान होता है कि जब कोई नियम या लक्ष्य वो खुद तय करता है या खुद बनाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए अपनी जी-जान लगा देता है। दूसरे के बनाए गए लक्ष्य को पूरा करने में वह हमेशा कतराता है या फिर आलस्य करता है। लेकिन यदि वो कोई लक्ष्य या कोई नियम वो खुद बनाएगा, तो उसे पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा देगा। चूँकि हमारे क्या एमबीओ में कर्मचारी लक्ष्य खुद करते हैं, मतलब कर्मचारी के लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, इसलिए वह संगठन के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध कमिटमेंट महसूस करते हैं। तो ये तो हमने क्या एमबीओ के फायदे या लाभ देखे। अब देखेंगे हम एमबीओ की कुछ सीमाएँ, एमबीओ किन मामलों में कमी महसूस कराता है, बात करें। तो समय और धन की बर्बादी। समय और धन की बर्बादी की बात करते हैं तो लक्ष्य तय करने, मीटिंग्स करने जैसे होता है ना पंचायत में मीटिंग मीटिंग खेलना, तो लक्ष्य तय करने, मीटिंग करने और कागज़ी कार्रवाई करने में बहुत सारा समय लगता है और बहुत सारा पैसा लगता है, जिससे मुख्य काम प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि साल में से बहुत लंबा समय तो केवल मीटिंग करने में ही लगा रहता है, सुपरविज़न करने में ही लगा रहता है, रिपोर्ट भेजने में ही लगा रहता है। तो एमबीओ का बहुत लंबा समय या बहुत लंबा कार्य केवल इन चीज़ों में ही खर्च हो जाता है, मुख्य काम के लिए तो समय कम बचता है। फिर अल्पकालिक सोच की बात करें, एमबीओ में हर 6 महीने या 1 साल के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। क्या एमबीओ में क्या साल भर के 6 महीने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इस चक्कर में कंपनी अपनी लंबी अवधि की मतलब लॉन्ग टर्म की योजनाएँ और भविष्य को नज़रअंदाज कर देती है। फिर गुणात्मक काम को मापना मुश्किल होता है कि जैसे गणितीय कार्य होते हैं, उनको तो मापना आसान होता है, जैसे संख्यात्मक कार्य होते हैं, कि जो काम संख्या में होते हैं जैसे बिक्री, उनको तो मापना आसान होता है, लेकिन टीम वर्क है, लीडरशिप है, ग्राहक संतुष्टि होते हैं, जैसे जो गुणात्मक कार्य होते हैं, इनको मापना एमबीओ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उनको तो माप सकते हैं जिनको आप संख्याओं में माप सकते हैं, लेकिन गुणों में मापने के लिए एमबीओ ठीक तरह से कार्य नहीं करता। फिर लचीलेपन की कमी की बात करता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कठोर है। कैसे? कि एक बार जब आपने लक्ष्य तय कर दिया, अगर बाज़ार ऊपर-नीचे होता है, स्थितियाँ बदल जाती है, जैसे कोई महामारी आ जाती है, तो भी आपके पुराने लक्ष्य को बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो तो कहते हैं आपने जो लक्ष्य तय किए हैं, आपको उसको प्राप्त करना पड़ेगा, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही बदल गई हो। फिर मानसिक दबाव और अनैतिक काम की बात करें कि सिर्फ टारगेट पूरा करने के भारी दबाव की वजह से क्यों? कि कर्मचारी के दिमाग में क्या रहता है? टारगेट पूरा करना, टारगेट पूरा करना, टारगेट पूरा करना है। तो इस चीज़ के भारी दबाव में क्या है, कर्मचारी गलत और अनैतिक तरीके जो अनएथिकल मीन्स है उनको भी अपना लेते हैं, जो बाद में क्या कंपनी को भी नुकसान पहुँचाते हैं। फिर बात करें दिखावे की भागीदारी, जो शेम पार्टिसिपेशन की बात करें, तो अक्सर बॉस क्या करते हैं, पहले लक्ष्य तय कर देते हैं। बॉस क्या करते हैं, पहले से लक्ष्य तय कर लेते हैं और मीटिंग्स केवल क्या है, दिखावे के लिए करते हैं। जैसे हमारे बॉस पहले तय कर देंगे कि मैं ऐसा करूँगा, सबको 100-100 यूनिट बेचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करूँगा। लेकिन क्या है, ज़बरदस्ती की मीटिंग करेंगे, पूछेंगे कि भई आप कितने कर सकते हो? तो उनको बातों-बातों में उलझा के कह देंगे कि आप 100 कर सकते हो क्या? तो कर्मचारी कहेंगे, "ठीक है सर, आप 100 के लिए कह रहे हो तो 100 कर देंगे।" जबकि हमारे मैनेजमेंट ने पहले ही तय कर लिया था। क्या? पहले ही तय कर लिया था कि कर्मचारी से कितना काम लेंगे, वो मतलब उनको कितना लक्ष्य देंगे। तो कर्मचारी तो केवल दिखावे के रूप में मीटिंग्स में भागीदारी लेते हैं। इससे क्या है, लक्ष्य कर्मचारियों पे थोपे हुए महसूस होते हैं, जिससे उनका मनोबल गिरता है। कर्मचारियों को लगता है कि जब उन्हें मैनेजमेंट ने पहले ही तय कर लिया था कि 100 यूनिट देंगे, तो मीटिंग करने की क्या ज़रूरत है, सीधे ही बता देते कि 100-100 बेचने हैं। तो ये क्या है, दिखावे की भागीदारी भी होती है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो एमबीओ एक ऐसा उपकरण है जो कंपनी के बड़े लक्ष्यों को एक आम कर्मचारी के रोजमर्रा के काम से जोड़ देता है कि कंपनी के जो बड़े-बड़े लक्ष्य होते हैं, उनको क्या करता है, एक आम कर्मचारी के रोजमर्रा के काम से जोड़ देता है और इस संगठन में काम करने की संस्कृति को हटा के या संगठन में काम करने की मतलब डूइंग एक्टिविटीज की संस्कृति को हटा के परिणाम लाने की संस्कृति को पैदा करता है। और एमबीओ तभी सफल हो सकता है जब प्रबंधन समझदार हो, लक्ष्यों में बदलाव के लिए लचीलापन हो और हमारे कर्मचारियों पर वास्तव में भरोसा करता हो, तभी एमबीओ सफल होगा। अब एक नई चीज देखेंगे, हमारा निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टेक्निक्स और मॉडल्स की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? मैनेजमेंट का मुख्य कार्य होता है हमारे डिसीजन लेना। क्या होता है? डिसीजन लेना मुख्य कार्य होता है। तो डिसीजन मेकिंग की बात करें। तो प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट में निर्णय लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा डिसीजन लेता रहता है, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे सेल्स बढ़ जाए, मंदी आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डिसीजन लेने का। और ये ऐसा नहीं है एक बार डिसीजन लेने के बाद कार्य पूरा हो गया, ये हमेशा निरंतर चलता रहेगा।
जिसका सीधा-सीधा मतलब है कि उपलब्ध कई विकल्पों में से जब भी परिस्थिति आएगी तो परिस्थिति में हमारे कैसी परिस्थिति हो उसमें जितने भी विकल्प आपके पास उपलब्ध हो, तो उपलब्ध हुए विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उनका चुनाव करना, यही हमारी निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। तो किसी भी संगठन की सफलता काफ़ी हद तक उसके जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर ही निर्भर करता है कि मैनेजमेंट ने किस समय कौन-कौन से निर्णय लिए थे, उसी पे निर्भर करेगा। बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग को हम 3 भागों में बाँट के पढ़ेंगे। कौन-कौन से? एक तो हमारा प्रोसेस, टेक्निक्स और मॉडल्स। 3 भागों में बाँट के पढ़ेंगे कौन-कौन से? हमारा डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया क्या होती है, डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स क्या है और मॉडल्स कौन-कौन से? सबसे पहले हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया। डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस की बात करें, तो एक सही और प्रभावी निर्णय लेने के लिए प्रबंधक क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है। एक सही और प्रभावी निर्णय लेने के लिए क्या हमारे प्रबंधक या मैनेजर क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है। सबसे पहले क्या करेगा कि हमारे स्टार्ट करेगा, क्या निर्णय लेने के लिए स्टार्ट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, स्टेप 1 क्या स्टेप 1 फिर हमारा क्या है चॉइस होंगे बहुत सारे, तो हमारे क्या है उसमें से डिसीजन लेगा, फिर उनमें से चॉइस 1 को चुनेगा और लास्ट में अल्टरनेटिव जो भी उसको सही लगा उसको चुन लेगा। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसके चरणों के बारे में बातचीत करते हैं। तो हम एक-एक करके चरणों को इस यहाँ से समझ सकते हैं। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण कौन-कौन से होते हैं? पहला चरण आता है हमारा समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वास्तविक समस्या या फिर अवसर क्या है, जिसके लिए निर्णय लेना है। जिसके लिए क्या निर्णय लेना है, तो वास्तविक समस्या या अवसर को चुनना होता है, जिसके लिए निर्णय लेना है। फिर जानकारी और डेटा एकत्र करना, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो समस्या से संबंधित सभी आवश्यक तथ्य और आंकड़े, क्या तथ्य, आंकड़े और जानकारी को इकट्ठा करना। फिर हमारे क्या तीसरा आता है चरण में विकल्पों की खोज और विकास, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। तो समस्या को सुलझाने के लिए जितने भी संभव तरीके हैं या विकल्प हो सकते हैं, उनकी एक सूची तैयार करना। तो हम एक चरण देख रहे हैं, पहले चरण में हम क्या समस्या की पहचान करेंगे, फिर उस समस्या को पहचान करने के बाद जो उपलब्ध जानकारी और डेटा इकट्ठा करेंगे। तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, विकल्पों की खोज करेंगे और उनका विकास करेंगे, मतलब एक सूची बनाएंगे जिसमें हमारे कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। फिर विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, जो-जो हमने विकल्प खोजे हैं, सूची बनाई है, उन विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, मतलब इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। प्रत्येक विकल्प के फायदे, नुकसान, लागत और जोखिम, इन सब का विश्लेषण किया जाएगा। फिर जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, उसका चयन किया जाएगा। क्या? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, तो सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। तो मूल्यांकन के बाद उस विकल्प को चुना जाता है, जो संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हो, सबसे ज़्यादा लाभदायक हो। फिर छठे चरण में आता है हमारा निर्णय को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। तो चुने गए विकल्पों को व्यवहार में लेके आना, ये जो भी चुने गए विकल्प है उनको क्या करना, व्यवहार में लाया जाता है। और इसके लिए क्या हमारे संसाधनों का आवंटन और कर्मचारी को निर्देश दिए जाते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, संसाधनों का आवंटन किया जाता है और कर्मचारी को निर्देश दिए जाते हैं। लास्ट में हमारा क्या इसका चरण आता है, समीक्षा और फीडबैक। तो अंत में ये देखा जाता है कि निर्णय ने अपेक्षित रूप से परिणाम दिए हैं या नहीं दिए। यदि कोई कमी रह गई तो उसमें सुधार किए जाते हैं। तो इस तरह हमारे निर्णय प्रक्रिया के 7 चरण है। कौन कौन से? पहला चरण आता है हमारा समस्या की पहचान करना, दूसरा जानकारी डेटा एकत्र करना, तीसरा विकल्पों की खोज और विकास, चौथे में हम विकल्प जो हमने ढूंढे हैं उनका मूल्यांकन करेंगे, पांचवें में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करेंगे, छठे चरण में हम निर्णयों को लागू करनेंगे और सातवें में समीक्षा और फीडबैक देखेंगे। अब हम देखेंगे निर्णय लेने की कौन-कौन सी प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स की बात करें। तो प्रबंधक निर्णय लेने के लिए बहुत सारी वैज्ञानिक और व्यवहारिक तकनीकों का उपयोग करता है। प्रबंधक क्या करता है, निर्णय लेने के लिए बहुत सारी विभिन्न वैज्ञानिक और व्यवहारिक तकनीकों का उपयोग करता है। और इन्हें क्या मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटते हैं। जो तकनीकें हैं 2 भागों में बाँट के हम पढ़ेंगे। कौन-कौन सी? एक तो हमारी मात्रात्मक और एक होती है हमारी गुणात्मक। कौन-कौन सी? मात्रात्मक और गुणात्मक की बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे मात्रात्मक तकनीक। कौन सी तकनीक है? मात्रात्मक तकनीक की बात करें, तो ये तकनीकें क्या डेटा, गणित और सांख्यिकी पे आधारित होती है। जो तकनीकें किस पे आधारित होती है हमारी? डेटा, गणित और सांख्यिकी पे आधारित होती है। इनका उपयोग तब किया जाता है जब संख्या को नाप सकते हैं। क्या संख्या को समस्या है, समस्या को नापा जा सकता है और हमारे पास क्या सटीक गणितीय आंकड़े उपलब्ध होते हैं, तभी हम मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो पहली तकनीक आती है कौन सी हमारी डिसीजन ट्री। कौन सी तकनीक आती है? डिसीजन ट्री की बात करें, तो ये हमारी ग्राफिक या चित्रात्मक तकनीक होती है, जिसमें हमारे को विभिन्न विकल्प और उन संभावित परिणामों को एक पेड़ की शाखाओं की तरह दिखाया जाता है। किसकी तरह दिखाया जाता है? एक पेड़ की शाखाओं की तरह दिखाया जाता है और ये हमारे जोखिम और उसके मुनाफे का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है
कि कौन-सा विकल्प लेने पे कौन-सा जोखिम होगा, कौन-सा विकल्प लेने से हमें क्या मुनाफ़ा हो सकता है। तो इसका एक साफ-साफ चित्र बनाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी ये तय करती है कि वह एक नया मॉडल लॉन्च करेगी। क्या? कि एक मोबाइल कंपनी है, वो ये तय करती है कि एक वो नया मॉडल लॉन्च करेगी या फिर पुराने मॉडल में कोई बदलाव करेगी। तो 2 चीज़ें होती है। जैसे हमने ये देखा डिसीज़न ट्री के अंदर कि एक विकल्प चूज़ करने पे जैसे एक नया मॉडल लॉन्च करेगी, तो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? या दूसरा विकल्प था कि जो पुराना मॉडल है, उसी में थोड़ा बहुत बदलाव कर दे, तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? तो डिसीज़न ट्री के अंदर डिसीज़न लिया जाता है। शाखा 1 की बात करें तो 2 चीज़ें हमने देख ली, एक तो नया मॉडल लॉन्च करना और एक दूसरा पुराना मॉडल में बदलाव करना। तो शाखा 1 क्या कहेगी? नए मॉडल की, तो यदि ये सफल होता है तो 10 लाख का मुनाफ़ा होगा और यदि ये विफल होता है तो 5 लाख का नुकसान होगा। कौन-सा? नया मॉडल लॉन्च करते हैं। तो इस तरह हमने देखा डिसीज़न ट्री की ये मेन है, इसके 2 काम किए। पहले काम में क्या किया कि नया मोबाइल लॉन्च करना, दूसरे में हमने तय किया कि पुराने मॉडल में बदलाव करना। नए पहला शाखा देखी जिसमें हमारे क्या है नया मॉडल लॉन्च करना, तो इसमें हो हमारे क्या हो सकता है, या तो हमारे 10 लाख का फ़ायदा हो सकता है या फिर 5 लाख का नुकसान हो सकता है। और यदि पुराने मॉडल में बदलाव करना पड़े, जिसे हम शाखा 2 कहते हैं, तो इसमें हमारा मुनाफ़ा कम होगा मतलब 4 लाख का मुनाफ़ा होगा यहाँ, जैसे 4 लाख का मुनाफ़ा होगा ये। लेकिन इसमें क्या जोखिम बहुत कम है। तो डिसीजन ट्री इन सभी संभावनाओं को एक साथ देखेंगे और विकल्प चुनने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि इसमें क्या 10 लाख का फायदा हो गया यहाँ पे और 5 लाख का नुकसान हो गया, तो भी ओवरऑल देखें तो 5 लाख का ही फायदा है हमारे किसके अंदर नया मॉडल लॉन्च करने में। जबकि हमारे क्या पुराने मॉडल में यदि बदलाव करेंगे तो इसमें कितना केवल 4 लाख का ही फायदा है। तो इस तरह डिसीजन लेने में आसानी रहती है किससे? डिसीजन ट्री से। दूसरा आता है रैखिक प्रोग्रामिंग। क्या रैखिक प्रोग्रामिंग की बात करें जिसे लीनियर प्रोग्रामिंग कहेंगे। तो हमारे सीमित संसाधनों जैसे हमारा पैसा, समय, कच्चा माल या कर्मचारी जो हमारे सीमित संसाधन होते हैं, इनका सर्वोत्तम उपयोग करके अधिकतम लाभ कमाने या फिर न्यूनतम लागत जो कॉस्ट प्राप्त करने की एक गणितीय तकनीक होती है। कौन सी? लीनियर तकनीक। उदाहरण के लिए देखें तो हमारे एक फर्नीचर फैक्ट्री कुर्सियां या मेज बनाती है। तो फर्नीचर फैक्ट्री ये क्या करती है? कुर्सियां और मेज बनाती है। उनके पास सीमित लकड़ी है, कर्मचारी भी सीमित है। क्या लकड़ी भी सीमित है और कर्मचारी भी सीमित है। तो उनके काम करने के जो घंटे हैं वो भी सीमित है। तो आप इसे याद रखेंगे। एक उदाहरण देखा जिसमें हमारे एक फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है जिसमें हमारी कुर्सियां और मेज बनाई जाती है। उनके पास सीमित लकड़ी है और कर्मचारियों के काम के घंटे भी सीमित है। तो रैखिक प्रोग्रामिंग के फॉर्मूले ये गणना करने में मदद करेंगे फैक्ट्री को ठीक कितनी कुर्सियाँ, कितनी मेज़ें बनानी है, ताकि उपलब्ध लकड़ी और समय में उनका समय से समय में क्या सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया जा सके। ये कौन सा हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाएगी। तीसरा आता है पे ऑफ मैट्रिक्स की बात करें। क्या पे ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तीसरी तकनीक आती है पे ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे टेबल या फिर ग्रिड होता है। यह क्या है? एक टेबल या ग्रिड होता है, जो विभिन्न रणनीतियों और भविष्य की जो अनिश्चित परिस्थितियाँ हैं, उनके बीच में संभावित लाभ या नुकसान की तुलना करता है। ये हमारे क्या विभिन्न रणनीतियों और भविष्य की जो अनिश्चित स्थितियाँ हैं, स्टेट्स ऑफ नेचर है, उनके बीच में क्या करता है? संभावित लाभ या नुकसान की तुलना करता है। जैसे एक उदाहरण की बात करें, पे ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, कि एक आइसक्रीम विक्रेता है, उसको ये तय करना है कि कल के लिए उसको कितना आइसक्रीम खरीदनी है। या जो आइसक्रीम बेचने वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई भी मान लीजिए, उसको ये तय करना है कि कल उसको आइसक्रीम बेचने के लिए आज खरीदनी पड़ेगी। आज खरीदेगा तभी तो वो बेचेगा कल। तो उसे कल के लिए कितना स्टॉक खरीदना है, तो उसको डिसीज़न तो मेकिंग करना पड़ेगा। लेकिन पे ऑफ मैट्रिक्स के आधार पे वो आसानी से डिसीज़न ले पाता है। जैसे पहली परिस्थिति आती है कि उसे लगता है कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं। क्या? गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो उसे क्या बहुत ज़्यादा स्टॉक खरीदने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्टॉक खरीदेगा तो उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो ज़्यादा बर्फ़ खरीदेगा, आइसक्रीम खरीदेगा, तो वो कल ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी। लेकिन उसे पता है कौन-सा मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है या बारिश का मौसम चल रहा है। तो उसे ज़्यादा स्टॉक खरीदने पर नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्दी में आइसक्रीम कौन खरीदता है या बारिश के अंदर आइसक्रीम कौन खरीदता है? तो ज़्यादा स्टॉक खरीदने पे उसे भारी नुकसान हो सकता है। तो पे ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है? इन सभी परिस्थितियों के गणितीय परिणामों को एक टेबल पे लेके आता है। क्या इसके कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं, कौन-कौन से नुकसान होते हैं, इनको एक टेबल पे लेके आता है, जिससे हमारे क्या विक्रेता एक संतुलित और सुरक्षित निर्णय ले पाता है। अब बात करें ये तो हमने क्या 3 तकनीकें देख ली कौन-कौन सी? एक तो हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स थी, एक हमारी कौन-सी थी? लीनियर प्रोग्रामिंग और एक था हमारा कौन-सा? डिसीजन ट्री और ये हमारी कौन-सी थी? मात्रात्मक तकनीकें थी।
अब हम देखें गुणात्मक तकनीकों के बारे में, जिन्हें समूह तकनीकें भी कहते हैं। तो गुणात्मक या समूह तकनीकों की बात करें, तो ये तकनीकें इंसानी सोच, विचारों, अनुभवों और समूह की चर्चाओं पे आधारित होती है। ये तकनीकें किस पे आधारित होती है? हमारी इंसानी सोच, विचारों, अनुभवों और समूह की चर्चाओं पर आधारित होती है। इनका उपयोग तब होता है जब समस्या नई हो या फिर डेटा उपलब्ध ना हो। क्या? या तो डेटा उपलब्ध ना हो या समस्या कोई नई हो, तभी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पहली तकनीक आती है हमारी कौन-सी? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओवरऑल देखें तो चौथी तकनीक हो गई हमारी, और इसकी गुणात्मक तकनीक की बात करें तो इसमें और पहली तकनीक कौन-सी? ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें हमारे लोगों का एक समूह एक साथ बैठता है। इसमें क्या किया जाता है? लोगों का एक समूह एक साथ बैठता है और किसी समस्या के समाधान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नए विचार, नए और जो रचनात्मक विचार है, ये उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या किया जाता है? लोगों को, कर्मचारियों के साथ बैठा देते हैं, उनके सामने समस्या को रख देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जिसको जो समस्या का विचार आ रहा हो, समस्या का समाधान का विचार आ रहा हो, वो बताए। नए-नए जो रचनात्मक और नए-नए विचार है, वो उत्पन्न किए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं कि भैया जिसके पास जो भी विचार हो सामने लेके आए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये नियम होता है कि किसी भी विचार की, जो भी विचार व्यक्त करें तो किसी भी विचार की आलोचना नहीं की जाएगी, मज़ाक नहीं उड़ाया जाएगा कि अरे ये कोई विचार हुआ क्या? नहीं, नहीं। खुला मौका दिया जाता है कि जो भी जिस व्यक्ति के दिमाग में विचार आए, वो विचारों को व्यक्त कर सकता है। शुरू में तो क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विचार आए। शुरू में कोशिश की जाती है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुल के अपने विचार व्यक्त कर सकें। बाद में क्वालिटी पे जोर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उन विचारों में से छँटनी की जाती है, जो बेहतर क्वालिटी का विचार होगा, उसको सबसे आगे बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो एक विज्ञापन एजेंसी को एक नए जूते के जो ब्रांड है, उनके लिए एक आकर्षक स्लोगन सोचना है। कोई स्लोगन होता है ना, जैसे मैगी 2 मिनट में तैयार, तो 2 मिनट में तैयार, या फिर ये दिल मांगे मोर पेप्सी। ये दिल मांगे मोर ये क्या होते हैं? ये स्लोगन होते हैं। ये स्लोगन अचानक ही बनते हैं और अचानक तभी बनते हैं जब क्या हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। तो उसी प्रकार एक विज्ञापन की बात कर रहे हैं, एक विज्ञापन एजेंसी को एक नए जूते बनाने के ब्रांड के लिए एक नया आकर्षक स्लोगन सोचना है। तो टीम के सभी सदस्य एक कमरे में बैठते हैं, उनके दिमाग में जो भी उल्टे-पुल्टे, सीधे, मज़ेदार शब्द आते हैं, वो सब आते जाते हैं और उन सबको क्या बोर्ड पे लिखा जाता है और अंत में उन सभी में से जो बेहतरीन स्लोगन होगा, उन्हें चुना जाएगा। फिर आती है हमारी कौन-सी? डेल्फी तकनीक। कौन-सी तकनीक आती है? डेल्फी तकनीक की बात करें, तो इस तकनीक में क्या होता है? इस तकनीक में हमारे विशेषज्ञ, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके एक समूह से राय ली जाती है। तो इस तकनीक में हमारे विशेषज्ञों के एक समूह से राय ली जाती है, लेकिन वे कभी एक-दूसरे के सामने नहीं मिलते। जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, ये क्या है? कभी भी एक-दूसरे के सामने नहीं मिलते। उनसे प्रश्नावली के माध्यम से कई राउंड में सवाल पूछे जाते हैं। जो हमारे क्या है? एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इस तकनीक में एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञों के समूह से राय ली जाती है, लेकिन वे क्या एक-दूसरे से कभी भी आमने-सामने नहीं मिलते। उनसे केवल प्रश्नावली के माध्यम से कई राउंड में सवाल पूछे जाते हैं, जब तक कि सभी विशेषज्ञ एक आम सहमति पर नहीं पहुँच जाते। यह किसी दबाव में आए बिना स्वतंत्र राय जानने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जब तक क्या है, सभी के सारे सारे विशेषज्ञ के कोई आम सहमति पे नहीं पहुँच जाते, तब तक डिसीज़न नहीं लिया जाता। और इस तरह क्या बिना किसी दबाव के एक स्वतंत्र राय जानने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। अब देखिए उदाहरण इसका, जो डेल्फी तकनीक है, डेल्फी तकनीक का बेहतरीन सा उदाहरण देखते हैं। एक टेक कंपनी है, कोई टेक कंपनी है, वो ये जानना चाहती है कि अगले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाजार कैसा होगा। तो दुनिया भर के 20 जो टॉप लेवल के जो वैज्ञानिक है, उनको ईमेल सर्वे भेजा जाता है और उनके जो जवाब आएँगे, उन जवाबों को मिला के एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। फिर से उन्हीं वैज्ञानिकों को वो भेजा जाएगी, जो रिपोर्ट है वो भेजी जाएगी, ताकि वे दूसरे के विचारों को देख के अपनी राय में सुधार कर सके। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमारे को ठोस निष्कर्ष नहीं आते। तो ये हमारी प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, जब तक क्या एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है, किसने कौन-सी राय दी है। बस राय के आधार पे अपने डिसीज़न लेने पड़ते हैं और डिसीज़न तब तक लेते रहते हैं जब तक सबका डिसीज़न एक ना हो जाए। ये हमारी क्या कहलाएगी? डेल्फी तकनीक। अगली तकनीक आती है हमारी कौन-सी? नाम मात्र समूह तकनीक। कौन-सी? नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, एनजीटी तकनीक की बात करें, जिसे नॉमिनल ग्रुप टेक्निक कहते हैं या नाम मात्र समूह तकनीक कहेंगे। तो ये हमारे क्या बहुत ही व्यवस्थित, अनुशासित समूह बैठक है। ये हमारे क्या एक बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित समूह बैठक है। इसमें हमारे क्या सदस्य एक साथ होते हैं। इसमें सदस्य क्या होता है? एक साथ होते हैं, लेकिन शुरुआत में एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं। क्या? समूह में लोग तो एक साथ होते हैं, लेकिन वो कभी भी एक-दूसरे से बात नहीं करते और ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग से ज़्यादा सुलझी हुई तकनीक है। होती तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही है,
लेकिन उससे थोड़ी बेहतर तकनीक है। बात करें नाम मात्र समूह तकनीक में होता क्या है? सबसे पहले इसकी प्रक्रिया और उदाहरण की बात करें। जैसे कोई एक स्कूल प्रबंधन समिति है, कोई स्कूल प्रबंधन समिति है, उसको ये तय करना है कि वार्षिक उत्सव है, जो हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है, उसकी थीम क्या होनी चाहिए। जो एनुअल प्रोग्राम होता है, उसकी थीम क्या होनी चाहिए, ये तय करना किसको? एक स्कूल प्रबंधन समिति है। तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें सभी सदस्य चुपचाप एक पर्ची पर अपने-अपने विचार लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सभी सदस्यों को बुलाएँगे, एक कमरे में बैठा लेंगे। कमरे में बैठाने के बाद प्रत्येक सदस्य को कहा जाएगा कि उनका एक पर्ची दे देंगे और पर्ची में कहेंगे कि वो अपने जो विचार है, उस पर्ची में चुपचाप लिख दे, किसी को ना बताए कि उसने कौन-कौन से विचार लिखे। लेकिन एक चुपचाप एक पर्ची में अपने विचार लिखते हैं। फिर एक-एक करके अपने विचार क्या बोर्ड पे लिखते जाते हैं। जो पर्ची में लिखा है, वो का वो बोर्ड पे लिख देते हैं। तो विचारों पर केवल स्पष्टीकरण के लिए चर्चा होती है, बहस नहीं होती है। केवल उनसे ये पूछा जाता है कि ये जो विचार है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कि मैंने ये विचार इसलिए लिखा है। लेकिन कभी भी उसमें बहस नहीं होती, मतलब उसको खराब या सही नहीं बताया जाता। शुरू में क्या है, उसको ना तो खराब बताया जाता है, ना सही बताया जाता है, केवल स्पष्टीकरण किया जाता है कि भई उनको ये विचार क्यों आया या इससे क्या फ़ायदा होगा। अंत में सभी सदस्य एक गुप्त मतदान करेंगे, वोटिंग करेंगे और अपने-अपने विचारों को खुद रैंक देंगे कि कोई दूसरे के विचारों को भी रैंक देंगे और जिस टीम को सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे, उसे आसानी से चुन लिया जाएगा। तो ये हमारी क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक होती है, उससे थोड़ी-सी बेहतर तकनीक होती है। आप इसे याद रखेंगे, जिसे एनजीटी तकनीक कहेंगे या फिर नॉमिनल ग्रुप टेक्निक कहेंगे। फिर बात करेंगे हम निर्णय लेने के मॉडल। ये तो हमने टेक्निक्स की बात की थी, अब बात करेंगे मॉडल्स की, निर्णय लेने के डिसीजन मेकिंग मॉडल्स की बात करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेना किसी प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काम होता है। डिसीजन मेकिंग क्या है? किसी भी प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काम होता है। प्रबंधक क्या किसी सोच में या प्रबंधक किस सोच से किस तरीके से सोच कर निर्णय लेते हैं, इसे समझने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं। तो प्रबंधक की बात करें तो प्रबंधक क्या है? किस सोच किस तरीके से सोच के निर्णय लेते हैं, इसको समझने के लिए बहुत सारे मॉडल हैं। पहला मॉडल आता है तर्कसंग मॉडल, जिसे रैशनल मॉडल कहते हैं, जिसे हम आदर्श दुनिया का मॉडल भी कहते हैं। रैशनल मॉडल की बात करें तो आदर्श दुनिया का मॉडल क्या है? तो ये एक प्रोसेस है। ये हमारी क्या प्रोसेस है, जिसमें हमारे क्या किया जाता है? सबसे पहले इवैल्यूएट किया जाता है डिसीजन का, फिर आइडेंटिफाई की जाती है प्रॉब्लम, फिर एस्टेब्लिश की जाती है डिसीजन क्राइटेरिया, फिर वेट किया जाता है डिसीजन क्राइटेरिया को, फिर जनरेट किया जाता है अल्टरनेटिव्स, फिर इवैल्यूएट किया जाता है अल्टरनेटिव्स को, फिर चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव और फिर इम्प्लीमेंट द डिसीजन। तो इस तरह से क्या है, आदर्श दुनिया का मॉडल यही होता है, जिसमें हमारे 8 पॉइंट होते हैं। पहले इवैल्यूएट द डिसीजन, मतलब जो आपको समस्या है, उसके लिए क्या डिसीजन करना है। पहले तो ये तय करना है कि हमें डिसीजन करना है। पहला पॉइंट क्या है, इवैल्यूएट द डिसीजन। फिर हमारे क्या ये हमारे ये समझ सकते हैं, ये आखिरी चरण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद से ये शुरू हो जाता है। क्या? इसके बाद से ये शुरू हो जाता है एक सर्कल की तरह मान के चलिए। जैसे हमारी ये पहले नंबर पे चाहे आप इसको मानिए कि इम्प्लीमेंट द डिसीज़न, कोई भी डिसीज़न आपने लागू कर दिया। तो उस डिसीज़न को इवैल्यूएट करना है कि जो डिसीज़न लिया गया था, वो सही था या नहीं था? उसमें कौन-कौन सी कमियाँ थी? तो इवैल्यूएट किया गया। फिर जो डिसीज़न लिया गया उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। क्यों? दिक्कतें आई जभी तो डिसीज़न करना है। तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम मतलब समस्या की पहचान करना। फिर समस्या की पहचान कर ली, फिर एस्टेब्लिश डिसीज़न क्राइटेरिया कि जो भी आपने निर्णय लेने हैं, उसको एस्टेब्लिश करना है, मतलब पता कर लगाना है कौन-कौन से निर्णय कैसे-कैसे लेने हैं। फिर वेट डिसीज़न क्राइटेरिया, जो भी आपका क्राइटेरिया उसको डिसीज़न का उसको वेट करना है, मतलब उसको तोलना है। फिर हमारा जनरेट हमारे अल्टरनेटिव्स, जो हमारे विकल्प है, उनकी तलाश करनी है। इवैल्यूएट द डिसीज़न अल्टरनेटिव्स, जो भी आपने विकल्प चुने हैं, उनको मूल्यांकन करना है। फिर चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, जो हमारे विकल्प चुने हैं आपने, उनको क्या बेस्ट जो विकल्प है उसको चुनना है और फिर आपको डिसीज़न लेना है और लास्ट में फिर वापस शुरू हो जाती है इवैल्यूएट द डिसीज़न, मतलब जो आपने डिसीज़न लिया है, उसको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। तो पहला हमारा मॉडल आता है कौन-सा? रैशनल मॉडल। कौन-सा मॉडल है? रैशनल मॉडल। बात करें रैशनल मॉडल की, तो ये मॉडल हमारे अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पे काम करता है। किस पे? अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पे काम करता है और एक आदर्श दुनिया की कल्पना करता है। कैसी? आदर्श या आइडियल दुनिया की कल्पना करता है। और ये मानता है कि इंसान मतलब जो प्रबंधक है, कंप्यूटर की तरह सोचता है। एक इंसान मतलब प्रबंधक क्या है? एक कंप्यूटर की तरह सोचता है, जिसमें कोई भावनाएँ नहीं होती। इसकी मूल अवधारणा की बात करें तो प्रबंधक के पास समस्या की 100% जानकारी होती है। जो मैनेजर प्रबंधक होता है, उसके पास क्या होता है? समस्या की 100% जानकारी होती है और वो भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है कि भविष्य में परिस्थितियाँ किस प्रकार से होगी। सभी विकल्पों को बिना किसी पक्षपात से तौलता है और हमेशा वही विकल्प चुनता है जो अधिकतम लाभ दे, मैक्सिमाइजिंग
वैल्यू दे। ये हमारी इस जो डिसीजन मेकिंग है, इसकी मूल अवधारणा है, तर्कसंगत मॉडल। बात करें इसकी प्रक्रिया की, तो इसमें हमारी समस्या को पहचाना जाता है, मापदंड तय किए जाते हैं, सभी विकल्पों की सूची बनाई जाती है, प्रत्येक का मूल्यांकन करके सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है उसको चुना जाता है। उदाहरण के लिए देखें, यदि किसी कंपनी को नई मशीन खरीदनी है, जैसे कि कोई कंपनी है उसको नई मशीन खरीदनी है, तो प्रबंधक क्या दुनिया की हर उपलब्ध मशीन का डेटा निकालेगा, गणितीय गणना करेगा, सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली जो मशीन है उसको खरीद लेगा। असल जिंदगी में लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह वो चेक नहीं कर सकता। तो ये मॉडल कौन सा हुआ हमारा? रैशनल मॉडल। रैशनल मॉडल मतलब तर्कसंगत मॉडल, मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमेशा जो चीज होनी चाहिए वैसी होनी जरूरी नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं? आप इसे आदर्श दुनिया का मॉडल भी कहते हैं। जो रैशनल मॉडल है इसे हम क्या कहते हैं? आदर्श दुनिया का मॉडल भी कहते हैं। अब ये है यथार्थवादी मॉडल। कौन सा मॉडल? यथार्थवादी मॉडल मतलब सीमित तार्किकता मॉडल, जिसे बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल कहते हैं, कि ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे जो थे हर्बर्ट साइमन, उन्होंने ये बताया कि तर्क संगत मॉडल असल जिंदगी में काम नहीं करता। जो तर्क संगत मॉडल है ये असल जिंदगी में काम नहीं करता। उन्होंने इसलिए क्या यथार्थ मॉडल दिया, यथार्थवादी मॉडल दिया। किसने? हमारे हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन की जो मूल अवधारणा उसकी बात करें, तो वो क्या कहते हैं? हमारे इंसान के दिमाग की सूचनाओं को प्रोसेस करने की, क्या इंसान का जो दिमाग होता है, क्योंकि मैनेजर भी क्या होता है? एक इंसान होता है, तो उसके दिमाग की सूचनाओं को प्रोसेस करने की भी एक सीमाएँ मतलब बाउंड्रीज़ होती है। हमारे पास ना तो बहुत ज़्यादा समय होता है, ना ही पूरी सारी की सारी जानकारी। क्या? ना तो हमारे पास इतना टाइम है, ना ही हमारे पास इतनी कोई जानकारी। इसलिए क्यों? क्योंकि प्रबंधक भी क्या है? एक इंसान ही होता है। इसलिए प्रबंधक क्या विकल्पों को अधिकतम करने की बजाय क्या संतोषजनक तक ही सीमित रखता है। क्या? अधिकतम रखने की बजाय क्या संतोषजनक तक रखता है। मतलब सैटिस्फाइंग रखता है, मतलब सैटिस्फैक्टरी और सफिशिएंसी इन दोनों को मिला के क्या हमारे सैटिस्फाइंग मतलब संतोषजनक स्तर तक ही रखता है। बात करें विशेषता की, तो प्रबंधक तब तक विकल्प की तलाश करता है। इसमें क्या किया जाता है कि प्रबंधक क्या तब तक समस्या के समाधान के लिए जो विकल्प होते हैं उनकी तलाश करता है, जब तक उसे कोई ऐसा विकल्प नहीं मिल जाता जो उसकी न्यूनतम जरूरतों को पूरा कर सके। और जब उसकी न्यूनतम जरूरतों को पूरा हो जाती है, तो वह आगे खोजना बंद कर देता है। उदाहरण के लिए देखें, यदि आपको एक अकाउंटेंट की भर्ती करनी है, कैसी अकाउंटेंट की भर्ती करनी है, तो आप दुनिया के हर एक अकाउंटेंट का इंटरव्यू नहीं लेंगे। क्या? आप दुनिया के हर अकाउंटेंट का इंटरव्यू नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे तो आपकी पूरी जीवन ही केवल इंटरव्यू लेने में ही निकल जाएगी। तो आप दुनिया के हर अकाउंटेंट का इंटरव्यू लेकर सर्वश्रेष्ठ को नहीं चुन सकते। आप तब तक केवल इंटरव्यू लेंगे जब तक आपका कोई ऐसा उम्मीदवार ना मिल जाए जो आपके काम के लिए योग्य हो और आपके बजट में हो, जितनी आप सैलरी दे रहे हैं। मतलब आप संतोषजनक विकल्प लेके राजी हो जाएंगे। ये हमारा कौन-सा यथार्थवादी मॉडल है, और ये हमारे किसने दिया था? हर्बर्ट साइमन ने। कौन सा मॉडल है? यथार्थवादी मॉडल हर्बर्ट साइमन का, जिसे सीमित तार्किकता मॉडल कहते हैं, ये बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल कहते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ नहीं ढूंढा जाता, इसमें क्या संतोषजनक ढूंढा जाता है विकल्प। तीसरा आता है हमारा कौन सा? सहज मॉडल, जिसे इंट्यूसिव मॉडल कहते हैं, अनुभव और गट फीलिंग वाला। तो ये मॉडल हमारे क्या तर्क और आंकड़ों को किनारे रख देता है। ये मॉडल क्या करता है? तर्क और आंकड़ों को किनारे रख देता है, और अवचेतन मन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इस पर निर्भर करता है। मूल अवधारणा की बात करें इसकी, तो अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन कोई जादू या तुक्का नहीं होता। वैसे तो कोई इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान होता है ना, ये कोई जादू या तुक्का नहीं होता। ये हमारे प्रबंधन का लाखों सालों का अनुभव और उसके दिमाग में बैठे जो पैटर्न है उनका परिणाम होता है। जब स्थिति बहुत ज्यादा जटिल होती है, समय बहुत कम होता है, या फिर आंकड़े एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं, तब प्रबंधक या मैनेजर क्या अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल करता है। और गट फीलिंग क्या कोई जादू नहीं होती, बल्कि वो क्या होता है? मैनेजर का सालों का अनुभव और उसके दिमाग का पैटर्न होता है। और ये हमारे क्या शेयर बाजार में काफी ज्यादा चलता है। तो शेयर बाजार का एक बहुत अनुभवी ट्रेडर है, बिना किसी ठोस गणितीय रिपोर्ट के केवल अपने गट फीलिंग के आधार पर करोड़ों के शेयर बेच देता है, या फिर करोड़ों के शेयर खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन मन, जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, तो उस मन ने बाजार के गिरने का पैटर्न भांप लिया है, इसलिए वो क्या करोड़ों के शेयर बेच देता है। इसे हम कहते हैं इंट्रूसिव मॉडल या फिर सहज मॉडल। फिर आता है गार्बेज कैन मॉडल। कौन सा मॉडल? गार्बेज कैन मॉडल की बात करें, जिसे अराजकता का मॉडल भी कहते हैं। क्या? अराजकता का मॉडल भी कहेंगे गार्बेज कैन मॉडल। बात करें मॉडल क्या है, तो ये कोहेन, मार्स और ऑस्लेन
ये कोहेन, मार्श और ओसलेन के द्वारा दिया गया मॉडल है, जो हमारे क्या उन संगठनों पे लागू होता है जो बहुत ही तेजी से ये क्या उन संगठनों पे लागू होता है जो क्या बहुत ही तेजी से बदलते हैं और जहाँ अनिश्चितता बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ जो हमारे क्या संगठनों उन संगठनों पे लागू होता है जो बहुत तेजी से बदलते हैं और जहाँ अनिश्चितता बहुत अधिक होती है, जिसे वे क्या जिसे संगठित अराजकता भी कहते हैं। मूल अवधारणा की बात करें इसकी, तो यहाँ निर्णय क्या चरणबद्ध तरीके से नहीं होते। यहाँ निर्णय क्या चरणबद्ध तरीके से नहीं होते। संगठन क्या एक कचरे के डिब्बे की तरह होता है, जहाँ 4 चीज़ें हवा में तैर रही होती है। इस तकनीक के अनुसार क्या है हमारे संगठन क्या एक कचरे के डिब्बे की तरह होता है, जिसमें 4 चीज़ें हवा में तैर रही होती है। कौन-कौन सी? समस्याएँ, जो समस्याएँ क्या कर रही है? हल खोज रही है। तो अपना समाधान खोज रही है। समाधान की बात करें, कुछ तकनीकें जो बेवजह ही खरीद ली गई है और वो क्या कर रही है अब? समस्या खोज रही है। मतलब कुछ समाधान है, पहले से ही पड़े हैं, लेकिन अब वो क्या है? समस्या को ढूँढ रहे हैं। प्रतिभागी की बात करें, तो निर्णय लेने वाले लोग तो आते-जाते रहते हैं। चुनाव के अवसर की बात करें, तो मीटिंग्स और कमेटियाँ चलती रहती हैं। तो हमारे क्या है इस तकनीक के अंदर क्या है, एक संगठन एक कचरे के डिब्बे की तरह होता है जिसमें 4 चीज़ें होती है, हमेशा फैली पड़ी रहती है। समस्याएँ फैली पड़ी है, कई जगह पहले से समाधान भरे पड़े हैं, प्रतिभागी और चुनाव के अवसर भरे पड़े रहते हैं। फिर बात करें निर्णय कैसे होता है, जब ये चारों चीज़ें संयोगवश एक-दूसरे से टकरा जाती है, तो अपने आप निर्णय हो जाता है। चारों चीज़ें क्या हमारी ये एक-दूसरे से टकरा जाएगी तो निर्णय अपने आप हो जाएगा। जैसे एक अस्पताल ने बजट बचाने के चक्कर में कुछ नई हाई-टेक मशीनें मतलब समाधान को पहले ही खरीद लिया। समस्या आने से पहले ही क्या समाधान को खरीद लिया जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद एक नई बीमारी या समस्या आ जाती है। तुरंत उन मशीनों को उन मरीजों से जोड़ दिया गया। तो मतलब पहले समाधान आया, फिर बाद में समस्या आई, लेकिन दोनों जुड़े और नई तकनीक बन गई मतलब डिसीजन हो गया। फिर बात करें इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसे क्रमिक मॉडल भी कहते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल या क्रमिक मॉडल की बात करें जोखिम से बचाव की, तो चार्ल्स लिंडब्लोम के द्वारा दिए गए ये मॉडल क्या है, बड़े बदलाव से बचने की तकनीक होती है। ये मॉडल क्या हमारे बड़े बदलावों से बचने की तकनीक है। बात करें इसकी अवधारणा की, तो प्रबंधक क्या हमारी पुरानी और स्थापित नीतियों को रातों रात खत्म करके कुछ नया लागू नहीं करते। मैनेजर क्या करते हैं, क्या नहीं करते मतलब पुरानी जो स्थापित नीतियाँ हैं, कुछ भी हो जाए उनको रातों-रात कभी भी नहीं बदलते। रातों-रात नहीं बदलते, उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन कभी भी पूरी-पूरे ऐसा नहीं है उनको बदल के कोई नई नीति ही लागू कर देंगे। बड़े बदलावों में भारी जोखिम और कर्मचारी के विरोध का डर होता है। जब भी आप क्या बड़े-बड़े बदलाव करते हो, तो उसमें भारी जोखिम रहता है और हम कर्मचारी को विरोध का भी डर रहता है। इसलिए वे केवल छोटी-छोटी और क्रमिक रूप से क्या है, केवल कुछ छोटी-छोटी और क्रमिक रूप मतलब कि स्टेप बाय स्टेप और काम चलाऊ तब्दीलियाँ करते रहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अप्रेज़ल जो मूल्यांकन सिस्टम है, बहुत ज़्यादा खराब है। या किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अप्रेज़ल मतलब मूल्यांकन सिस्टम बहुत खराब है। एचआर क्या रातों-रात पूरा सिस्टम नहीं बदल देता या फिर नया सिस्टम नहीं ले आएगा। वह इस साल केवल रेटिंग स्केल जो 1 से 5 में है, उस छोटा-सा बदलाव करेगा ताकि बिना बवाल के थोड़ा-सा सुधार हो सके। मतलब थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन करते जाएँगे, जिसे हम क्रमिक मॉडल कहेंगे। अगला मॉडल आता है हमारा राजनीतिक मॉडल। कौन-सा मॉडल है? राजनीतिक मॉडल, पॉलिटिकल मॉडल जिसे शक्ति और सौदेबाजी का मॉडल भी कहते हैं। तो ये मॉडल ये बताता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में कौन से कॉर्पोरेट दुनिया में फैसले तर्क से नहीं बल्कि ताकत से लिए जाते हैं। तो ये मॉडल क्या बताता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में फैसले तर्क से नहीं बल्कि किससे लिए जाते हैं? ताकत से लिए जाते हैं। मूल अवधारणा की बात करें तो एक बड़े संगठन में अलग-अलग विभागों के अपने-अपने स्वार्थ होते हैं। क्या? बड़े संगठन में क्या होता है? अलग-अलग विभागों के अपने-अपने स्वार्थ होते हैं और ये जब स्वार्थ आपस में टकराते हैं तो निर्णय क्या? सौदेबाजी, बातचीत और गठबंधन बनने से तय होते हैं। क्या? जो भी निर्णय होंगे वो कैसे तय होंगे? हमारे सौदेबाजी से मतलब बार्गेनिंग से, बातचीत और गठबंधन मतलब कोएलिशन बनाने से तय होते हैं। जिसका मतलब है जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, फैसला उसी के हक में होगा। डिसीजन उसी के हक में होगा जिसके पास ज़्यादा पावर होती है। जैसे कि कंपनी के पास 10 करोड़ का बजट आता है। क्या कंपनी के पास क्या 10 करोड़ का बजट आता है? मार्केटिंग टीम इसे विज्ञापन में लगाना चाहती है। क्या 10 करोड़ के बजट को कहाँ लगाना चाहती है? विज्ञापनों में लगाना चाहती है। आईटी टीम नए सॉफ्टवेयर में लगाना चाहती है, जो हमारा सीईओ जो विभाग के सीईओ के ज़्यादा करीब होगा, जिसके ज़्यादा पास होगा या जो दूसरों का गठबंधन बना के अपनी बात मनवा लेगा, बजट उसे ही ज़्यादा मिलेगा या उसे ही मिलेगा। तो ये हमारे पावर वाली बात आती है। कौन-सी बात आती है? पावर वाली जिसे हम पॉलिटिकल मॉडल कहते हैं। अगला मॉडल आता है हमारा अंतर्निहित पसंदीदा मॉडल जिसे कहते हैं इम्प्लिसिट
फेवरेट मॉडल पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। तो मनोविज्ञान के कन्फर्मेशन बायस पे आधारित एक बहुत ही रोचक मॉडल है। ये क्या हमारे मनोविज्ञान का जो कन्फर्मेशन बायस होता है, उस पे आधारित बहुत ही रोचक मॉडल है। बात करें इस मॉडल की विशेषता की, तो निर्णयकर्ता समस्या सामने आते ही क्या बहुत शुरुआत में ही अपना एक पसंदीदा विकल्प चुन लेता है। जैसे समस्या आती है, तो उसका एक मन में तो समाधान सोच लेता है, अवचेतन मन में तो एक समाधान सोच लेता है। उसके बाद वह जो भी विश्लेषण करके डेटा इकट्ठा करता है, वह केवल उस फैसले को तर्कसंगत या फिर सही साबित करने का दिखावा करता है। समस्या आई, जैसे कोई समस्या आई, जैसे 5G टेक्निक लॉन्च हुई, तो जो कंपनी का प्रबंधक है, सीईओ, वो सोच लेता है कि नया फ़ोन तो लॉन्च कर देते हैं। तो वो सारे डिसीज़न मीटिंग सब कुछ करेगा, लेकिन वो किसके इर्द-गिर्द करेगा? इसके इर्द-गिर्द करेगा कि नया फ़ोन लॉन्च करने से क्या फ़ायदा है, नुकसान है, तो पहले ही सोच लेगा। कौन-सा? उसका जो कन्फर्मेशन बायस है, उसके आधार पे। उदाहरण के लिए देखिए, तो एक बॉस ने मन ही मन तय कर लिया था कि रमेश को वो मैनेजर बनाएगा। क्या? एक बॉस है, तो बॉस ने मन ही मन तो पहले सोच लिया था कि वो क्या करेगा, रमेश को मैनेजर बनाएगा। लेकिन इस चीज़ को निष्पक्ष दिखाने के लिए वो 5 लोगों का और भी इंटरव्यू कर लेता है। रमेश का तो करता ही करता है, 5 लोगों का और भी इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू में वह केवल उस बात पे ध्यान देता है कि किस तरह से रमेश उनसे बेहतर साबित होगा, और लास्ट में क्या रमेश को बेहतर साबित कर देता है और रमेश को क्या मैनेजर बना देता है। इसे हम कहते हैं अंतर्निहित पसंदीदा मॉडल, जिसमें पहले ही तय कर लिया जाता है कि क्या डिसीजन लिया जाएगा। और बाकी तो सब नाटक होते हैं उसको पुष्ट करने के, मतलब उसको कन्फर्म करने के। फिर आता है वूम ये येटग जेगो निर्णय मॉडल। क्या वूम येटग येटन जेगो मॉडल की बात करें, तो ये हमारे एक नॉर्मेटिव या प्रमाणिक मॉडल होता है। ये हमारे क्या एक प्रमाणिक या फिर नॉर्मेटिव मॉडल है। तो वह निर्णय वृक्ष जो डिसीजन ट्री है, शुरू में हमने देखा था, इसका उपयोग करके ये बताता है कि एक लीडर को किस परिस्थिति में कैसा फैसला लेना चाहिए। तो वूम येटन जेगो मॉडल क्या है? ये ऐसा मॉडल है, जो हमारा नॉर्मेटिव मॉडल है, जो हमारे क्या निर्णय ट्री या डिसीजन ट्री का उपयोग करके ये बताता है कि लीडर को किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेना चाहिए। मूल अवधारणा की बात करें, तो ये क्या एक लीडर को स्थिति के आधार पर 5 प्रकार के शैलियों में से एक को चुनना चाहिए। क्या? जो हमारे लीडर है या फिर जो मैनेजर है, उसको क्या स्थिति के आधार पर 5 प्रकार की जो शैलियाँ हैं, उनमें से एक को चुनना चाहिए डिसीजन लेते समय। पहला होता है हमारा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब A1, मतलब खुद अकेले निर्णय लेना। मतलब पहले चांस 5 में से 1 को चुनना पड़ेगा कि या तो वो खुद अकेले निर्णय लेगा, जिसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक 1। फिर दूसरा, जिसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक 2, मतलब टीम से तो जानकारी लेगा, लेकिन फैसला वो खुद ही लेगा। जानकारी तो सबसे लेगा, लेकिन फैसला क्या वो खुद ही लेगा। जिसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक 2। तीसरा आता है हमारा कंसल्टेटिव, क्या? कंसल्टिव 1, मतलब कुछ लोगों से अलग-अलग सलाह लेगा, लेकिन फैसला खुद लेगा। कंसल्टेटिव 2 मतलब पूरी टीम की मीटिंग बुला के सलाह लेगा, पूरी टीम की मीटिंग बुलाएगा, सबसे सलाह लेगा, लेकिन फैसला क्या खुद लेगा। फिर ग्रुप या कोएलिशन की बात करें, जिसे G2 कहेंगे, तो टीम के साथ बैठ के आम सहमति से फैसला लेगा। क्या? टीम की पूरी टीम को बुलाएगा, जो भी एक आम सहमति होगी उस पे फैसला लिया जाएगा। बात करें, यदि आपातकाल है, जैसे आग लग गई, तो आपको A1 के अनुसार काम में लेना है कि मतलब खुद की खुद फैसला लेना है, किसी से बात नहीं करना, फैसला लेना है। अरे तीन की सहमति के बिना काम नहीं हो सकता, जैसे ऑफिस में नया लेआउट बनाना है, तो G2 का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ग्रुप या कोलैबोरेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे 8 प्रकार के जो मॉडल थे हमने देखे, इनका ज्ञान किसी भी प्रबंधन, छात्र या पेशेवर के लिए कार्यस्थल की राजनीति और पेशे फैसलों को समझने का एक बहुत ही मजबूत हथियार है। इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने मैनेजमेंट का एक सामान्य सा अध्ययन किया, सामान्य सी जानकारी ली टॉपिक 1 के ज़रिए। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस तरह मैनेजमेंट के हमारे टोटल 5 वीडियो बनेंगे, जिनमें से ये पहला वीडियो था। धन्यवाद।